कार्ल मार्क्स का कहना था कि एक इंसान के लिए भगवान से ज़्यादा पैसा जरूरी है। मैं मनीष वर्मा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर एक और फिलोसफर जिसका नाम है कार्ल मार्क्स। तो ये वही कार्ल मार्क्स है जिसको मजदूरों और किसानों का भगवान यानी मसीहा कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्त कार्ल मार्क्स ने कौन कौन सी थ्योरीज दी है हम इसके ऊपर बात करेंगे। दोस्त इसने कैसे बताया कि हम पूरी पूंजीवाद को खत्म कर देंगे, कैपिटलिज्म को खत्म कर देंगे और कम्युनिज्म यानी कि साम्यवाद लेकर आएंगे। सोशलिज्म का दोस्तों कंसेप्ट क्या था, क्लास स्ट्रगल का इसका कंसेप्ट क्या था, ये पूरी जो इसने थ्योरी दी है, अपना जो पूरा कंसेप्ट दिया है दोस्त, पूरा पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर अगर हमने इसकी थ्योरीज को नहीं पढ़ा अधूरा रह जाएगा। मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी इसके बिना दोस्त है अधूरा ही रह जाएगा, ध्यान रखना। तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी हमें समझना है, देन मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी का हम बहुत बड़ा पार्ट आज हमारा कंप्लीट होने वाला है। कार्ल मार्क्स के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको हीगल के बारे में समझाने वाला हूँ, जो कि दोस्तों कुछ घंटे में ही वो भी वीडियो आने वाली है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कार्ल मार्क्स के बारे में। देखो दोस्तों, कार्ल मार्क्स जिसका जन्म 1818 में हुआ था और 1883 के अंदर इसका देहांत हो गया था। बेसिकली दोस्त कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, यानी कि जर्मनी का रहने वाला था, वही देश हिटलर का देश बोल के दोस्त, ठीक है। तो ये कार्ल मार्क्स 1818 में इसका जन्म हुआ। देखो, जो भी इंसान अपनी आइडियोलॉजी या जो अपनी विचार दे रहा होता है, आपने कभी सुना है कि कोई इंसान जब सक्सेस हो जाता है तो अपनी सक्सेस की कहानी जब वो बता रहा होता है तो अपनी पूरी शुरुआत से लेकर एंड तक की पूरी कहानी जर्नी बताता है कि स्टार्टिंग में मैंने अपने क्या स्ट्रगल किया है एंड जब मैं बड़ा हुआ मुझे गरीबी झेलनी पड़ी है ना, मैंने वहाँ पे काम किया, मैंने यहाँ पे काम किया, मेरे पेरेंट्स बहुत छोटे से कमरे में रहा करते थे। तो तमाम वो गरीबी की जब कहानी बता रहा होता है तो हम उसको अपने आप से रिलेट करके सोचते हैं कि सच में यार हाँ, उसकी जैसी ही कहानी मेरी भी है, मैं भी तो ऐसे ही गरीब हूँ, मेरे भी तो पेरेंट्स बहुत मुश्किल से जी पा रहे हैं, मैं भी तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। दोस्त, आज की ये वीडियो आप भी अपने ऊपर रिलेट करके सोचना, पूरा कंसेप्ट समझा दूंगा, पूरे खोपड़े में घुसा दूंगा, ताकि आप एग्जाम के बाद है, एग्जाम तो छोड़ो, आप जब आप अपने बच्चों तक को ये टॉपिक पढ़ाओगे, बड़ा मस्त टॉपिक है, सच बताता हूँ मैं। चलिए तो हम पहले समझते हैं कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय से लेकर पूरा एंड कंक्लूजन तक, ठीक है, इंट्रोडक्शन से। देखो, कार्ल मार्क्स का जन्म एक यहूदी जूस परिवार में हुआ था और आपको पता है कि हिटलर ने जूस के साथ क्या किया था, बंकर में बंद करके दोस्तों मरवाया था। लेकिन जब ये पैदा हुआ दोस्त एक गरीब परिवार में ही, मतलब आप कह सकते हो कि कंडीशन खराब ही थी। इसने गरीबी को बिल्कुल पास से, बिल्कुल नज़दीक से देखा था। एक इंसान के लिए दोस्त अगर गरीबी उसने देख रखी है तो वो ज़िंदगी की वैल्यू समझ जाता है। और ये दोस्त हम गरीबों से बेहतर कौन जानता है यार, ठीक है। तो यहीं पर है कार्ल मार्क्स, जिसका जन्म 5 मई 1818 को पर्सिया दोस्तों यानी कि जर्मनी के अंदर होता है। वहाँ पे छोटा सा नगर है टियर नगर, वहाँ पे इसका जन्म होता है। कब? 5 मई 1818 को। दोस्तों ये वही कार्ल मार्क्स है जो कि आगे चल के दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस हुआ। दुनिया में दोस्तों यीशु मसीह मोहम्मद पैगम्बर साहब को हम अगर हटाए दोस्त, तीसरे नंबर पर कार्ल मार्क्स दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा। इसकी थ्योरी ही ऐसी रही। अभी समझेंगे कि आखिर क्यों इतना पॉपुलर हुआ ये, तो इसके ऊपर ही बात करेंगे हम। देखो, संसार को ये बदलना चाहता है, कार्ल मार्क्स चाहता है पूरे संसार को बदलना। देखो, ये बोलता है कि दुनिया का मजदूर एक हो जाओ। अगर एक दुनिया का मजदूर हो जाएंगे तो हम सारे गरीब इकट्ठे हो जाएंगे और जो अमीर है वह उनके घर में घुस के उनकी पूरी संपत्ति ले लेंगे। आखिर ये कंसेप्ट इसने स्टार्टिंग में नहीं दिया, आगे चल के दिया। लेकिन उन सभी कंसेप्ट को समझने के लिए हमें पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझना होगा, हमें कार्ल मार्क्स के कंसेप्ट को समझना होगा। देखो ये क्या कहता है कार्ल मार्क्स। देखो 1818 में इसका जन्म हुआ, लगभग 20-22 साल की एज में जब ये था तो इसने पूरी कंडीशन को समझ लिया। और जब इसका जन्म हुआ 1818 में, आपको पता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तो शुरुआत कब हुई थी। ये वही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है 1750 से लेकर 1850 के बीच में है। 1750 से लेकर 1850 के बीच में दोस्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति चल रही थी। जो काम इंसान पहले हाथों से किया करता था, अब वही काम इंसान की जगह पे मशीनों के द्वारा हो रही है। अब जरा खुद सोचो यार, तो कैपिटलिज्म भी पूरी तरीके से एस्टेब्लिश हो चुका था। स्टार्टिंग का टाइम में थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाऊं, टॉपिक को सही से समझाऊं। चलिए पीछे आते हैं, डोरेमोन के गैजेट में बैठ जाते हैं टाइम मशीन के अंदर, और हम जब आते हैं जब दोस्तों टाइम चल रहा था हमारा 1500, कौन सा 1500 दोस्तों हमारा टाइम चल रहा था, सन ईयर 1500 था। इस टाइम के अंदर ट्रेड, व्यापार कुछ सही नहीं है इतना। एक देश दूसरे देश के साथ ट्रेड इतना ज़्यादा नहीं होता था, क्योंकि रूट की भी डिस्कवरी नहीं हुई थी कि हमें पहुंचना कैसे। जैसे कि वास्को डी गामा ने भारत आने तक का पूरा रास्ता खोज दिया, यूरोप से भारत आने तक का, है ना। दोस्त कोलंबस ने अमेरिका जाने तक का। तो ऐसे ही कर करके डिस्कवरी होनी स्टार्ट हो गई। जब ये डिस्कवरी होनी स्टार्ट हुई तो दोस्त कहीं ना कहीं ट्रेड स्टार्ट हो गया। ट्रेड मतलब व्यापार होना स्टार्ट हो गया, और इस व्यापार ने पूंजी है
कैपिटल का फ्लो स्टार्ट करवा दिया। पूंजी मतलब पैसा। अब देश क्या कर रहे हैं, पैसे से लेन देन कर रहे हैं। पहले क्या होता था, कैपिटल टू कैपिटल, गुड्स एंड गुड्स, यानी कि पहले वस्तु से वस्तु एक्सचेंज किया जाता था। मान लो कि मेरे पास ये पेन है और आपके पास बोतल है, ये बोतल है और मुझको ये बोतल चाहिए और आपको ये पेन चाहिए, तो मैं आपको पेन दे दूंगा, मैं आपकी बोतल ले लूंगा। तो इस तरीके से क्या होता था, एक्सचेंज हुआ करता था। इसको बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। तो आने वाले टाइम के अंदर जब पैसा का फ्लो बढ़ता चला गया दुनिया के अंदर, जब पैसा आया तो पूंजीवाद आया। पूंजीवाद मतलब कैपिटल का फ्लो, पैसे का फ्लो होना स्टार्ट हो गया। जैसे दोस्तों ये पैसा का फ्लो होना स्टार्ट हुआ, व्यापार बढ़ता चला गया। और जो इस व्यापार में शामिल था, जो यह व्यापार ट्रेड बहुत तेजी से कर रहा था, यानी एक देश के अंदर वो ट्रेड कर ही रहा है, बट अब एक देश के माल को, गुड्स को वो दूसरे देश के अंदर भी सप्लाई कर रहा है, और वो कहलाया पूंजीपति यानी कैपिटलिस्ट, पैसे वाला इंसान। क्योंकि इसने क्या किया, दो संसाधनों को एक धीरे करके अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया और रिसोर्सेज का यह मालिक बन गया। और कुछ लोग ऐसे हुए जिनके पास रिसोर्सेज था ही नहीं। अब ये रिसोर्सेज का मतलब उन सभी चीज़ों से है जो एक इंसान को अमीर बना देती है, चाहे वो भूमि हो, चाहे वो पैसा हो, धन दौलत, गाड़ी बंगला, वो सब कुछ। ठीक है दोस्त, इस तरीके से ट्रेड ने धीरे धीरे करके कैपिटलिज्म का फ्लो स्टार्ट किया। और ये कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, पूंजीवाद मतलब दुनिया के अंदर पूंजी के, पैसे के द्वारा व्यापार होगा और इस व्यापार के अंदर सभी देश एक एक करके ज्वाइन होने स्टार्ट हो गए। इस तरीके से दोस्त 16वीं सेंचुरी के आसपास ट्रेड बढ़ता चला गया, कैपिटलिज्म बढ़ता चला गया और कैपिटलिज्म, पूंजीवाद बिल्कुल अच्छे तरीके से स्थापित हो चुका था। दुनिया भर के देश एक दूसरे से ट्रेड करना चाहते थे और उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया था। देखते ही देखते 1750 के अंदर अब हुआ ये कि देखो, ट्रेड करना मतलब माल लाना, और माल बनाएंगे हम तभी तो आगे बेच पाएंगे। तो माल क्या बनाएंगे, तो मशीनों का आविष्कार हुआ। जैसे कि जेम्स वोट वगैरह, इन्होंने क्या किया, मशीनों का आविष्कार करना स्टार्ट कर दिया। ब्रिटेन दोस्त, इंग्लैंड अकेला लगभग 100 से ज़्यादा देशों को गुलाम बना रखा था। अब ब्रिटेन के पास तो आसानी से कच्चे माल यानी कि रॉ मटेरियल और देशों से आ जाया करते थे। मान लो कि दोस्तों ब्रिटेन को रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, कच्चा माल। मान लो कि दोस्त बेड, पलंग बनाना है हमें, तो लकड़ी चाहिए होगा। तो जो लकड़ी चाहिए, ये लकड़ी जो है यही रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। घर बनाना है तो सीमेंट और ईंट चाहिए होगा, यही कच्चा माल है। पक्का माल क्या हुआ, जो घर हमें बना बनाए दिख जाएगा। समझ में आ गया। तो ये ब्रिटेन को लगा कच्चा माल चाहिए। दुनिया भर के अंदर अब एक होड़ सी लग गई कि जो सबसे ज़्यादा गुलाम बनाएगा उसको कच्चा माल मिल जाएगा। दोस्त इसी को देखते हुए दुनिया भर के देशों ने कच्चे माल के होड़ में दुनिया के देशों के अंदर गुलाम बनाने की प्रथा, कस्टम स्टार्ट हो गई। अब दोस्त ब्रिटेन ने भी गुलाम बनाया, स्पेन ने भी, पुर्तगाल ने भी, ऐसे करके अफ्रीकन अमेरिकन कंट्री गुलाम होने लग गए। और देखते ही देखते दोस्त क्या हुआ, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दोस्त जो टाइम पीरियड है वो 1750 से लेकर 1850 तक। इस टाइम पीरियड के दौरान बहुत मशीनों का आविष्कार हो गया। अब काम मशीन से होने लग गया। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ दोस्त, अब जो काम पहले 100 दिन में हुआ करता था, अब वही काम 2 दिन में होने लग गए। अब क्या हुआ दोस्त, सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में आया। आप कह सकते हो कि देखते देखते पूरे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को प्रमोट किया और फिर जाके अफ्रीकन, अमेरिकन, जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं और एशियन कंट्रीज़ के अंदर आना ये स्टार्ट हो गया। और दोस्त आगे चल के क्या हुआ, अब ये कैपिटलिज्म जो पूंजीवाद है, अब ये एक नया रूप में आ गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। अब दुनिया के देशों के अंदर मशीनें लगने स्टार्ट हो गए और मशीनों से माल बनना स्टार्ट हो गया और ये माल जब बनता तो दुनिया में बिकना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये लगता है कि ये मशीन कौन इकट्ठा कर पाएगा, ये मशीन कौन लगा पाएगा, ये मशीनों में माल कौन बनाएगा। भाई ये वो बना पाएगा जिसके पास रिसोर्सेस है। याद रखो, जिसने स्टार्टिंग में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था, जिसने भूमि को कैपिटल समझ के, कैपिटल मतलब पूंजी, पूंजी मतलब हर वो इंसान, हर वो चीज़ जो आपको पैसा बना कर दे सकती है। अब वो चाहे दोस्त इन्वेस्टमेंट आपने कहीं भी कर रखा हो, या आपकी भूमि हो, जो आपका दोस्तों मकान, घर, दौलत को, वो हर चीज़, चाहे आपके पास पैसा हो, वो हर चीज़ जो आपके दोस्त कैपिटल है, एक मनी के रूप में, या वो सामान के रूप में हो जिसको दोस्त बेच के पैसा कमाया जा सकता है, या आपके पास कैश फ्लो के रूप में हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये वही लोग थे इन्होंने ट्रेड स्टार्ट किया था और अपने रिसोर्सेज को अपने कब्जे में ले लिया था। दोस्त ऐसे लोग आगे चल के क्या हुए, इन्होंने दोस्त मशीनों में अपना इन्वेस्ट किया और पैसे लगाया और दोस्त इन काम फैक्ट्री के अंदर लगाया, बड़े बड़े दोस्त कारखाने खोल लिए और यहाँ पे इन्होंने गरीबों से, मजदूरों से, किसानों से, दोस्त जो पहले किसान हुआ करते थे अब वही चल के मजदूर बन गए, क्योंकि अब उनके पास कोई काम धंधा रहा नहीं, क्योंकि दोस्त अब काम हाथों के बजाय मशीन आ चुके थे। तो जो दोस्त एग्रीकल्चर में
में लिप्त थे वो भी कहीं ना कहीं अब शिफ्ट होते जा रहे हैं, थोड़े मजदूर बनते जा रहे हैं मशीनों में काम करने के लिए। कार्ल मार्क्स यही कहता है यहाँ पे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आउटकम के वजह से दुनिया के अंदर दो क्लासेस डिवाइड हो गए। एक वो जिसके पास रिसोर्सेज है वो तो अमीर बन गया, और वो जो रिसोर्सेज लेस है, जिसके पास रिसोर्सेज है ही नहीं, वो बेचारा गरीब रह गया। इस तरीके से दुनिया भर के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद दो क्लासेस आए, एक अमीर और एक गरीब, जो कि सामने दिखने लग गया। ये दो क्लासेस तो पहले से ही थे, अमीर और गरीब के। अभी कार्ल मार्क्स बताएगा ये कि कैसे क्लासेस बने हैं, बट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ये और बढ़ता चला गया। क्योंकि दोस्त 1818 में ही जन्म हुआ है कार्ल मार्क्स का। दोस्त जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड भी है वो भी दोस्त 1850 के आसपास बहुत तेज़ी से होने लग गया था। तो ये अब क्या कर रहे दोस्त, ये अमीर लोग ये इन गरीबों का खून चूस कर, इनका एक्सप्लॉयटेशन कर शोषण कर इनसे दोस्तों काम लेकर, बट इनके जो एक्चुअल जो मजदूरी है उनसे कम पैसा देकर ये गरीब होते चले गए और ये अमीर होते चले गए। तो दोस्त यहाँ से गरीब और अमीर क्लास स्ट्रगल का कंसेप्ट स्टार्ट होता है। तो एक चीज़ दोस्तों क्लास स्ट्रगल के बारे में बताया है किसने, कार्ल मार्क्स ने। तो कार्ल मार्क्स एक ऐसा बंदा हुआ जिसके विचारों को आगे चलकर और भी थिंकर्स ने आगे बढ़ाया, और भी दोस्तों राजनेताओं ने अपनाया, जैसे कि फ्रेडरिक एंगल्स। ये कार्ल मार्क्स का दोस्तों दोस्त था, यह कार्ल मार्क्स का दोस्त। ये कार्ल मार्क्स के टाइम से ही मतलब कि इन दोनों के एक छोटी बड़ी जमती थी, दोनों ने मिलकर ही साथ अपने विचार दिए हैं आगे चल के, ठीक है। लेनिन रसिया यूएसएसआर के अंदर एंड माओ त्से-तुंग चीन के अंदर। दोस्त इन्होंने ही भारत के अंदर जवाहरलाल नेहरू भी दोस्त समाजवाद कार्ल मार्क्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इसलिए भारत की जो इकोनॉमिक थी स्टार्टिंग में मिक्स्ड इकोनॉमी थी, यानी कि सोशलिस्ट ज़्यादा फोकस करते थे हम भी समाजवाद के ऊपर, ठीक है। देखो मानव समाज की समस्याओं को इतिहास के माध्यम से समझना ये कार्ल मार्क्स की सबसे बड़ी विशेषता है। यानी कि कार्ल मार्क्स का जो एक फीचर कह सकते हो इसके सभी थ्योरी की, इसने क्या किया है, आज जो भी प्रॉब्लम है, जो आपको आज प्रॉब्लम दिख रही है उसको हिस्टोरिकल बेस पे समझना। यानी कि आज मान लो जो आपको दिख रहा है, ऐसा मत समझो कि आज है तो ये आज ही पैदा हो गई है। जो भी प्रॉब्लम आज आपको दिख रही है इसकी जड़ जो है वो इतिहास, वो हिस्ट्री के अंदर है। तो अब क्या करता है कार्ल मार्क्स, जैसे दोस्त सिंपल जो भी प्रॉब्लम आज है वो इतिहास के द्वारा, हिस्ट्री के द्वारा हमें समझाने की कोशिश करता है। यहाँ पे ये कहता है कि धनवान और जो निर्धन वर्ग है, यानी कि जो रिच और जो पुअर, ये जो क्लास है, ये जो क्लास स्ट्रगल है जो आज हमें देखने को मिलता है, ये आज ही जन्म नहीं हुए, इनका इतिहास बहुत पुराना है। तो यही दोस्त समझाएगा किसके अंदर, कार्ल मार्क्स अपनी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के अंदर। तो इस थ्योरी को भी हम समझेंगे। इससे पहले कार्ल मार्क्स के कुछ दार्शनिक जो आधार है, यानी कि जो कार्ल मार्क्स अपने विचार को दे रहा है वो कैसे दे रहा है ना, इसका सोर्स क्या है, कार्ल मार्क्स ये सारी बात कैसे कर रहा है। देखिए दोस्तों, मार्क्स के विचारों का दार्शनिक आधार, देखो दर्शन का मतलब आपको मैंने पहले बता दिया है। दर्शन मतलब एक इंसान जो ये बताता है कि हमारी सोसाइटी ऐसी है और ऐसी होनी चाहिए। जहाँ पे चाहिए वर्ड यूज हो रहा है, तो कार्ल मार्क्स भी दोस्त सेम वही फिलोसफर है। ये बताता है कि सोसाइटी हमारी, देखो इसने बता दिया ना कि क्लास स्ट्रगल है, एक अमीर है और एक गरीब है, और ये बात तो रियलिटी है। आज ऐसा है, एक्सप्लॉयटेशन होता है भाई, है ना। आज दोस्तों एक गरीब इंसान अगर अमीर के लिए काम करता है तो वो अपने लिए काम नहीं करता, वो एक उस अमीर के लिए काम कर रहा है, और वो और उस अमीर को और अमीर बनाता जा रहा है। क्योंकि देखो दोस्त, आज एक गरीब दोस्त मजदूर किसान वो हमेशा गरीब ही रह जाता है, उसका दोस्त अपना घर भी नहीं होता, किराए के घर में वो रह रहा होता है, सदियों से वो ऐसा होता है। अब सोचते हो यार भाई मजदूर किसान ऐसा क्यों होते हैं, देखो गरीब इंसान गरीब ही रह जाता है क्योंकि वो काम ही अमीर लोगों के लिए करता है। क्योंकि दोस्त अमीर लोगों को गरीबों से काम करवाना आता है, वो क्या करते हैं, पैसे से पैसा बनाना जानते हैं। यही सेम सिस्टम दोस्तों कार्ल मार्क्स ने बताया, जो कि आज भी है। तो इसका सॉल्यूशन जो कार्ल मार्क्स ने बताया है वो कार्ल मार्क्स की दर्शन है। इसने बताया कि समाजवाद लाना चाहिए, हमें साम्यवाद लाना चाहिए, सोशलिज्म और कम्युनिज्म। अब ये दोनों कंसेप्ट क्या है, इससे पहले हम इस टॉपिक को समझते हैं ताकि एक एक करके सारे पॉइंट्स हमें समझ में आ जाए। देखो मार्क्स जो है वो होलबैक का एक कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा अफेक्टेड था, किससे, होलबैक से। होलबैक दोस्तों एक थिंकर है सेम, जिसने सेम यही बातें कही है कार्ल मार्क्स से पहले, ठीक है, कुछ मिलता जुलता बात है। तो होलबैक का जो टाइम था उसका विचार ये था, होलबैक का क्या कहता था ये, कि मनुष्य के द्वारा ईश्वर का निर्माण किया गया है। ये क्या कहता था, मनुष्य के द्वारा इंसानों ने भगवान को बनाया है। ये दोस्तों होलबैक क्या है, सोचो जरा एक बार। तो कार्ल मार्क्स यहाँ पे इसी बात को रिपीट करते हुए कार्ल मार्क्स ये कहता है कि इंसानों के लिए भगवान से ज़्यादा पैसा जरूरी है, इंसान का पेट भगवान नहीं पैसा भरता है। ये सारी बात दोस्तों कार्ल मार्क्स ने आगे चल के कहना स्टार्ट कर दिया। एक इंसान के लिए पैसा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू इंसान को कार्ल मार्क्स ने बतानी शुरू कर दी। अब इसने दोस्तों वैल्यू ऑफ थ्योरी ऑफ लेबर बताया, यानी कि क्या है, वैल्यू
थ्योरी ऑफ लेबर, यानी कि श्रम का जो मूल्य सिद्धांत है, यानी कि एक इंसान काम तो करता है बट उसका जो उचित मूल्य है, जितना वो काम किया है उसको उतना पैसा भी आगे से नहीं मिलता है। ये सारी मैं अभी बेसिक प्रिंसिपल बता रहा हूँ एज ए इंट्रोडक्शन के रूप में आपको, ठीक है। वर्ग संघर्ष का विचार दोस्तों, ये क्लास स्ट्रगल थ्योरी अभी हमने देखा यहाँ पे कैसे अमीर और गरीब में क्लास स्ट्रगल होते रहता है, अमीर अमीर और गरीब गरीब होता जाता है, और इन गरीबों का बेचारों को शोषण एक्सप्लॉयटेशन होता रहता है। अब क्या होता है दोस्त, मार्क्स ने हीगल कह सकते हो कि कार्ल मार्क्स बहुत प्रभावित था हीगल से, और कार्ल मार्क्स की दोस्त कुछ विचार जो है वो हीगल से ली गई है। तो हीगल से द्वंद्वात्मक दर्शन का विचार लिया है कार्ल मार्क्स ने। मैं आपको द्वंद्वात्मक दर्शन यानी कि डायलेक्टिकल फिलॉसफी भी समझा दूंगा, और जो कार्ल मार्क्स ने इसमें चेंज किया अपने तरीके से मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कार्ल मार्क्स का यानी जो बेसिक आइडियाज़ हैं वो कौन कौन से आइडियाज़ हैं। देखो, सबसे पहले इसने दो वर्गों में पूरी सोसाइटी को डिवाइड किया है। इसने इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म है ना, इसने आर्थिक नियतिवाद के बारे में बताया। आर्थिक नियतिवाद का मतलब कि कैसे एक आर्थिक चीज़ आपकी नियति, आपके भाग्य को डिसाइड करती है, आपका भविष्य क्या होगा, वो आज आपकी कंडीशन क्या है, इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, ये डिसाइड करती है। दोस्त, आर्थिक चीज़ों पे यानी कि इकोनॉमिकल कंडीशन पे कार्ल मार्क्स का सबसे ज़्यादा जोड़ रहा है। दुनिया की सभी चीज़ों का जन्म आर्थिक से होता है, यानी कि इकोनॉमिक चीज़ों से होता है, ठीक है। आर्थिक, पैसा, धन दौलत, यही जरूरी है सबसे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, इतिहास का आर्थिक विश्लेषण। देखो, कार्ल मार्क्स ने क्या किया है, हिस्ट्री का एनालाइज किया है, देन बताया कि आज की जो प्रॉब्लम है वो इतिहास से ही है, और इसका सॉल्यूशन भी इसने दिया है, ठीक है। वर्ग विहीन और राज्य विहीन की ये बात करता है। ये क्या कहता है दोस्त कि क्लास सोसाइटी जो है ना, हमारा जो क्लास डिवाइडेड है, हमें इसको खत्म करना पड़ेगा, और जब क्लास खत्म हो जाएगी तो हमें स्टेट को भी, राज्य को भी खत्म करना पड़ेगा। राज्य वही है दोस्त, स्टेट हमारी जो गवर्नमेंट है वो गरीब है उनका साथ नहीं देती, क्योंकि दोस्त स्टेट गवर्नमेंट तो अमीरों का साथ देती है। अमीर दोस्त उनको टैक्स देते हैं, और इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट और अमीर लोग मिलकर बेचारे गरीबों को शोषण करते हैं। इसलिए अगर स्टेट खत्म हो जाएगा दोस्त, स्टेट खत्म हो जाएगा तो ये अमीरों को साथ नहीं देगा, तो लोग क्या करेंगे, लोग मिलकर पहले इन अमीरों को खत्म करेंगे, फिर स्टेट को भी खत्म कर देंगे। इस तरीके से इसने क्लासलेस सोसाइटी और स्टेटलेस सोसाइटी की बात करी है दोस्त। ये है जो मेन थ्योरीज है, यानी कह सकते हो ये मेन बातें कही है कार्ल मार्क्स ने अपनी बुक्स के अंदर। अभी हम एक एक करके बात करेंगे इन सभी के ऊपर। मैं एजा आपको पहले सभी को ब्रीफ में समझा देता हूँ। देखिए, मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता का मतलब क्या है, व्यवस्था का अंत होना, यानी कि ऐसा काम जो आपको मजबूरी में भी करना पड़े, उस चीज़ का अंत होना। क्योंकि जो भी काम आप ना चाह के भी कर रहे हो, इसका मतलब है आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। अब दोस्त, मान लो कि एक इंसान मजदूरी करता है, मजदूरी उसको 6 घंटे का टाइम होता है, बट दोस्तों उस ना चाह के भी उसको 8 घंटे करवाया जाता है, तो दोस्तों 2 घंटा एक्स्ट्रा करवाया जा रहा है। अब यही उसका क्या, मजबूरी। इसलिए कार्ल मार्क्स कहता है कि व्यवस्था, ये जो है ना व्यवस्था, यानी ये जो कह सकते हो कि मजबूरी है, इसका अंत करना ही लिबर्टी है, ठीक है। मार्क्स पहले वैज्ञानिक समाजवादी है, यानी कि दोस्तों मार्क्स ने ये जो सोशलिज्म चल रहा था उसमें इसने चेंज किया, उसने साइंटिफिक सोशलिज्म का सिद्धांत दे दिया। साइंटिफिक सोशलिज्म के अंदर क्या होता है कि सभी को प्रैक्टिकल चीज़ें बताया जाता है, इतिहास से तुलना कर कि आज के टाइम पे जो है उसका जड़ इतिहास के अंदर है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के अंदर दोस्त इसने ये बातें बताई है। दोस्त, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, इन दोनों ने मिलकर अपनी जो बुकें लिखी है उसके अंदर अपने सारे विचार दिए हैं, ठीक है। जैसे इस जो फेमस बुक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि 1848 में आई है। दोस्त, इसकी एक और बुक है जो कि है दास कैपिटल, जिसमें तो दासों के बारे में, दास मतलब वही गुलाम वगैरह, स्लेव्स, कि कैसे इन लोगों को गुलाम बनाकर दोस्तों काम करवाया जाता। तो इस तरीके से ये सारी हमने इसकी आइडियोलॉजी को समझ लिया। मार्क्स की दोस्त कुछ और फेमस बुक्स है, ये सारी फेमस बुक्स तो आप द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पहली है और द दास कैपिटल, ये दोनों बुक याद रखना आप, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कि 1848 में, और दास कैपिटल, ये 2 बुक दोस्तों आप याद रखना। बाकी इसके कुछ और भी इंपॉर्टेंट बुक है, जैसे कि पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये आपको मैंने बता दिया। ये सारी इसकी मेन बुक्स है। जो भी दोस्त अपनी आइडियोलॉजी देगा, जो अपने विचार देगा, वो इन सभी बुक्स के अंदर देगा। तो बुक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी तक दोस्त हमने ये देखा कि कार्ल मार्क्स कौन था और कौन कौन से इसने प्रिंसिपल दिए हैं, जिसमें हमने बात किया दोस्त इसने वर्क क्लास यानी जो क्लास स्ट्रगल है इसके बारे में बताया है इसने, और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, यानी आज जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ यानी उसकी प्रॉब्लम ये इतिहास में देखता है, हमें इसने ये बताया, और ये बताता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। बेसिकली दोस्त ये सभी जानने के बाद हम आते हैं अपने सिलेबस के ऊपर। सिलेबस में क्या दिया हुआ है, डिफरेंस विद अदर काइंड्स ऑफ मटेरियलिज्म। हमें दोस्त ये जानना है कि कितने अलग अलग प्रकार के जो मटेरियलिज्म है, मटेरियलिज्म का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है, भौतिकवाद।
भौतिकवाद दोस्तों भौतिकवाद की बात करता है, क्योंकि साइंटिफिक चीज़ों की बात करता है। ये जो दिख रहा है हमें, जो फिजिकली है साइंटिफिक प्रैक्टिकली बात करता है ये। और जो भी ये बात कार्ल मार्क्स करेगा वो रियलिटी में दोस्त आपको लगेगा कि हाँ ये बात तो सच कह रहा है कार्ल मार्क्स, सच में देखना, इसलिए इसको भौतिकवादी कहा जाता है। ठीक है, मटेरियलिज्म। नेक्स्ट क्या, इसने कंसेप्ट दिया वैल्यूज़ का। ठीक है, हम ये समझेंगे। नेक्स्ट क्या है, क्रिटिक, इसने आलोचना करी है कैपिटलिज्म, पूंजीवाद का, क्योंकि दोस्त पूंजीवाद को ख़त्म करके ये समाजवाद लाना चाहता है, कैपिटलिज्म को ये ख़त्म करके ये सोशलिज्म लाना चाहता है, इसलिए इसके इसकी आलोचना करी। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, दोस्त अमीर अमीर और गरीब गरीब होता चला जाता है, और स्टेट और इन मजदूरों को साथ ना देकर इन अमीरों को साथ दे रहा होता है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्या कहता है ये, क्लास स्ट्रगल का सिद्धांत, क्लास स्ट्रगल वही वर्क क्लास जो डिवाइडेड है। एंड नेक्स्ट देता है ये क्या, यूटोपियन सोसाइटी। यूटोपियन मतलब, यूटोपियन का मतलब दोस्तों होता है सपना, जो ये यूटोपियन जो ये चाहता है एक ऐसी सोसाइटी बनाना जहाँ पे कोई भी वर्ग ना हो, कोई अमीर गरीब ना हो दोस्तों, कोई राज्य ना हो, यही इसका यूटोपियन सोसाइटी है। तो एक एक करके मैं ये पूरा आपको सिलेबस का पार्ट समझाने वाला हूँ। चलिए दोस्त, अब आप तैयार हो जाइए, एक एक करके हम टॉपिक को समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कार्ल मार्क्स, काइंड्स ऑफ मटेरियलिज्म। क्लियर है? चलिए दोस्तों, तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं कि ये मटेरियलिज्म दोस्तों जो है, जिसको हिंदी में हम भौतिकवाद कहते हैं, इसका आखिर मतलब क्या है। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हीगल और कार्ल मार्क्स इन दोनों ने ही अपने विचार दिए। और मैंने दोस्त आपको अभी पहले बताया था कि हीगल का जो दंडात्मक डायलैक्टिकल जो फिलोसफी है उसी को लेकर कार्ल मार्क्स ने उसमें थोड़े चेंजेस कर दिए, और उसको इसने डायलैक्टिकल में दोस्त थोड़ा साइंटिफिक मेथड जोड़ दिया। लेकिन जो हीगल ने दिया है डायलैक्टिकल जो अपनी फिलोसफी, आखिर वो क्या है, हमें पहले वो पता होना चाहिए। देखो, ये जो पूरी प्रिंसिपल है वो इस बात को देखती है कि सच्चाई का पता कैसे लगाया जाए, दुनिया में सत्य क्या है, ट्रूथनेस क्या है, हमें इसका पता कैसे लगेगा। इसके लिए दोस्त हीगल बताता है, पहले आपको हीगल की बातों को समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा, ये क्या है, वाद। वाद को क्या कहते हैं, थीसिस। दूसरा क्या है, प्रतिवाद। प्रतिवाद को कहते हैं एंटीथेसिस। ठीक है। थर्ड क्या है, संवाद। संवाद को क्या कहते हैं हम, न्यू एंटीथेसिस। अब दोस्त आपने ये तीनों को देख लिया। अब वाद का मतलब क्या होता है, पूंजीवाद, यानी कि कैपिटलिज्म। पूंजीवाद आपको पता है ना, पूंजी जहाँ पर क्या होता है, स्टेट मिनिमम काम करती है, सारा काम मैं बिजनेसमैन पैसे वाले लोग खुद ही कर लेते हैं, सारा मार्केट के ऊपर इन बड़े बड़े उद्योगपतियों, अंबानी अंडानी जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूँ, इन लोगों का अधिकार होता है। यानी कैसा होता है, इनका पूरा कब्जा होता है, दबदबा होता है। कितना प्रोडक्शन करना है, कितना उत्पादन करना है, क्या उत्पादन नहीं करना है, कितना माल बनाना है, और मेन जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि उत्पादन करने, माल को बनाने का जो साधन है, जो मशीन है, इसके ऊपर दोस्त जो रिसोर्सेज है, इन सब के ऊपर इन अमीरों का अधिकार होता है। तो वही है बेसिकली पूंजीवाद, दैट मीन्स कैपिटलिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास प्रतिवाद। प्रतिवाद का मतलब क्या होता है, सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो सोसाइटी में बैकवर्ड है। क्लियर है? उसको बोला है क्या हीगल ने, सर्वहारा वर्ग। दोस्त सर्वहारा वर्ग कार्ल मार्क्स ने भी कहा है। ठीक है, दो भी प्रिंसिपल दे रहे हैं, ये हीगल और कार्ल मार्क्स दोनों मिलकर देते हैं, बट हीगल्स के द्वारा ये दी गई है। ठीक है, सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग का मतलब क्या होता है, प्रोलेटेरिएट। ठीक है दोस्तों, क्या होता है इसका मतलब, प्रोलेटेरिएट, यानी कि दुनिया भर के अंदर जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, उन सबको कहा जाता है। ठीक है, प्रोलेटेरिएट। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या हमारे पास, संवाद। संवाद का मतलब क्या होता है, साम्यवाद। साम्यवाद का मतलब क्या होता है, कम्युनिज्म। तो इस तरीके से वाद और प्रतिवाद, यानी कि पूंजीवाद और सर्वहारा वर्ग, यानी कि पैसे वाले लोग यानी अमीर लोग, पूंजीपति, कैपिटलिस्ट लोग, बिजनेसमैन लोग, इनके बीच है ना, बात के बीच, और प्रतिवाद यानी कि मतलब सर्वहारा। सर्वहारा मतलब क्या होता है, प्रोलेटेरिएट, दैट मीन्स मजदूर, किसान, बेचारे गरीब लोग। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिसोर्सेस लेस लोग। ठीक है, ताकि आप समझ दो मैं फार्मर्स की बात कर रहा हूँ, मैं लेबर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि सर्वहारा मतलब या अधिनायकत्व का मतलब ही होता है प्रोलेटेरिएट। ठीक है, फार्मर्स या बैकवर्ड क्लासेस। अब यहाँ पे हीगल ये कहता है कि इन दोनों के बीच वाद और प्रतिवाद। जब मैं वाद और प्रतिवाद कह रहा हूँ तो समझ जाना दोस्त, मैं कैपिटलिज्म, प्रोलेटेरिएट, दैट मीन्स जो फार्मर्स हैं, जो लेबर्स हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है मैं, एंड जब साम्यवाद की बात होगी समझ लें यहाँ पे संवाद की बात हो रही होगी। चलिए, तो अब जब आपको ये समझ में आ गया तो अब आते हैं हम अपने इस डायग्राम के ऊपर, यानी दोस्त चार्ट के ऊपर। देखो, जब आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आंसर लिख रहे हो और अगर आपने फ्लो चार्ट में आंसर नहीं दिया, कचरा हो जाएगा मेरे दोस्त। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको कोशिश करना है थ्योरेटिकल चीज़ों के अंदर जो मेन बात जो लिख सकते हैं उनको लिख के बता दो, जिनको हम चार्टों में डिस्क्राइब कर सकते हैं उनको फ्लो चार्ट बना के बताओ। मैं आपको बताऊंगा फ्लो चार्ट कैसे बनाना है। देखिए, दंडात्मक भौतिकवाद,
डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। सबसे पहला जो मटेरियलिज्म है वो हमारा है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। ये दोस्तों हीगल के द्वारा दी गई है पहला, क्योंकि काइंड्स पूछा गया हमसे, प्रकार पूछा गया है, तो पहला ये वाला है। ठीक है, ये देखो दोस्तों, ये जो हम कर रहे हैं ना, ये जो पहला टॉपिक है काइंड्स ऑफ मटेरियलिज्म। ठीक है, तो इस टॉपिक को ही हम कर रहे हैं, तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो ये वाला है। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है दोस्त, संवाद होता है। यहाँ पे संवाद का मतलब कॉन्वर्सेशन से है, बातचीत से है। बातचीत होता है, बातचीत का मतलब यहाँ पे कोई मान लो कोई नया टॉपिक स्टार्ट हुआ, हमने बातचीत किया, उससे कोई निष्कर्ष निकल कर आया, फिर हमने उसके ऊपर रिएक्शन किया। ये बातचीत फिर से नए तरीके से स्टार्ट हुई, फिर एक्शन होगा, फिर रिएक्शन होगा, यानी फिर बातचीत, फिर उसके ऊपर कोई फीडबैक मिलेगा, फिर बातचीत, फिर कॉन्वर्सेशन, फिर नया बात, फिर नया कोई टॉपिक स्टार्ट होगा, फिर दुनिया का नया दोस्त, फिर इस पर कोई रिएक्शन मिलेगा। इस तरीके दोस्त ये जो थ्योरी है इसका मतलब ये कहने का है कि दुनिया के अंदर पहले कॉन्वर्सेशन होता है, अब इसके ऊपर दोस्त पहले बात की जाती है, उसका रिएक्शन मिलता है प्रतिवाद के रूप में, फिर कोई नया डिसीजन निकल कर आता है। लेकिन जब दुनिया से संतुष्ट नहीं होती तो फिर से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होता है, फिर से बात प्रतिवाद। वही दोस्तों थीसिस और न्यू थीसिस वाली बात है यहाँ पे, थीसिस एंड थीसिस। तो इस तरीके से ये चलता रहता है, और ये जब तक प्रोसेस चलता रहेगा जब तक इंसान को सच्चाई का पता न चल जाए। यानी दोस्तों बातचीत जब तक करते रहनी चाहिए। ये दोस्त दंडात्मक का मतलब ये हुआ, डायलेक्टिकल का मतलब ये हुआ कि जब तक हमें बातचीत या संवाद या कॉन्वर्सेशन करते रहना चाहिए, जब तक सत्य का पता न चल जाए। पहले दोस्तों इसका मतलब यहाँ पे ये निकल कर आया। अब कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि दुनिया के अंदर ये जो वाद प्रतिवाद का कंसेप्ट है उसको इस तरह के समझाना है कि दोस्त ये है पूंजीवाद और ये है प्रतिवाद, मतलब ये है सर्वहारा प्रोलेटारिएट। अब यहाँ पे क्या कहता है कार्ल मार्क्स कि जब भी पूंजीपति लोग, जब भी कैपिटलिस्ट लोग कुछ भी काम करेंगे तो वो ऐसा ही काम करेंगे जिससे कि गरीबों का शोषण हो। फिर क्या होगा दोस्त, ये अपना ये जो फार्मर्स है, जो लेबर्स क्लास है, ये इस पे एक्शन करेंगे। अब ये क्या होगा, ये दोनों के बीच में दोस्तों स्ट्रगल चलता रहेगा। अब ये दोस्तों यहाँ पे भी स्ट्रगल चल रहा है, यहाँ पे भी स्ट्रगल चलता रहेगा, और दोस्तों ये स्ट्रगल जब तक चलता रहेगा जब तक कोई न्यू सिस्टम ना आ जाए जो इन दोनों की जो स्ट्रगल है उसको शांत कर सके। तो दोस्तों इस तरीके से एक हीगल की जो बातचीत है, सत्य का पता लगाना, कॉन्वर्सेशन करना, वाद प्रतिवाद करना, ये जब तक चले तो सत्य पता न चल जाए। कार्ल मार्क्स कहता है इसके अंदर वाद और प्रतिवाद यानी कि पूंजीवादी और मजदूर वर्ग ये दोस्तों आपस में संघर्ष करते रहेंगे, और ये संघर्ष तभी अंत हो सकता है जब दोनों के बीच में स्टेबल एक ऐसा कंडीशन आ जाए जब ये संघर्ष ही पूरा खत्म हो जाए, यानी कि ये वर्ग ही ना रहे, ये क्लास ही ना रहे, अमीर गरीब का कंसेप्ट ही खत्म हो जाए। अब यहाँ पे बात करते हैं हीगल्स क्रिटिसिज्म की, यानी जो हीगल की ये आलोचना करता है। हीगल का जो ये द्वंद्वात्मक यानी जो डायलेक्टिकल मेथड है ये दोस्तों हीगल से ही लिया है कार्ल मार्क्स ने। हीगल ने दोस्तों मूल तत्व चेतन को माना है, यानी कि जो जड़ है मेन वो बुद्धि है इंसान की, बुद्धि से ही जो सच्चाई और अच्छाई का पता चलता है, ये हीगल कहता है। लेकिन दोस्तों ये मार्क्स ने मूल तत्व यानी कि जो बेसिक यानी कह सकते जो एलिमेंट है इंसान है वो भौतिक है। भौतिक मतलब ये संसार है, और इस भौतिक के दोस्त पहले इसने क्या कर दिया है, भौतिक के दोस्त इसने क्या कर दिया, इतिहास वर्ड जोड़ दिया, हिस्ट्री वर्ड जोड़ दिया। इसलिए इसने जो नया सिद्धांत दिया कार्ल मार्क्स ने वो निकल कर आया कौन सा, ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। अब दोस्तों ये बताएगा कि किस तरीके से जो आज की प्रॉब्लम है ना, वो जो प्रॉब्लम आज हमें जो दिख रही है इसका जड़ जो है वो हिस्टोरिकल यानी कि हिस्ट्री के अंदर देखा जा सकता है। तो इस तरीके से इसने क्या किया, इसने हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति के अंदर डायलेक्टिकल मेथड के अंदर इसने चेंज किया, और इसने चेतना की जगह दोस्त हीगल जो है वो अध्यात्मक में विश्वास रखता है, अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी में विश्वास रखता है, और जो कार्ल मार्क्स है ये भौतिक मटेरियलिज्म में विश्वास रखता है, फैक्ट्स में विश्वास रखता है। ठीक है, अब ये जो बताने वाला है दोस्त, अब बताएगा ये कि चेतन नहीं मंद बुद्धि, ये दोस्तों ये बुद्धि चेतन जड़ ये सब कुछ भी नहीं, अब ये बोलेगा भौतिक में। ठीक है, मटेरियलिज्म यानी कि दोस्त जो संसार है हमारा इसमें। दोस्त कार्ल मार्क्स का कहना था मैंने हीगल के विचार को सीधा खड़ा कर दिया, अभी तक वो सिर के बल खड़ा था, यानी जो सिर के बल खड़ा था हीगल का विचार, अब उसने इसको उल्टा करके पैर के बल खड़ा कर दिया कार्ल मार्क्स ने। ये दोस्तों कार्ल मार्क्स कह रहा है, ये है दोस्तों हीगल, ये है कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह की, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने भौतिक की बात करी है ना, फिजिकल कह सकते हो आप चीज़ों की बात करी, और इसने कहीं ना कहीं चेतन और आध्यात्मिक है ना दोस्त यानी कह सकते हो कि जो दिख नहीं रहा हमें, बस उस चीज़ की बात करी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक करके ऐतिहासिक भौतिकवाद यानी कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म।
इस तरीके से पहला पॉइंट था हमारा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, जिसमें बातचीत के द्वारा सच्चाई की खोज करना है। और दोस्त इसमें ही चेंज करके कार्ल मार्क्स ने बात को पूंजीवाद और प्रतिवाद को मजदूर, ठीक है दोस्त, इसमें चेंज किया, दो जिसके बीच में आपस में संघर्ष चलता रहता है, दो थीसिस और एंटीसिस, ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक सच्चाई का पता ना चल जाए कि दुनिया के लिए क्या बेहतर है और कौन सा समाज अच्छा है। क्योंकि दोस्त दुनिया की भलाई के लिए, दुनिया की अच्छाई के लिए, दुनिया के लिए क्या सही है, एक इंसान के लिए क्या सही है, सभी के सभी फिलोसफर ने इसी बात का जवाब दिया है, चाहे दोस्तों प्लेटो से लेकर एरिस्टोटल तक, कार्ल मार्क्स से लेकर दोस्त जॉन रोल्स तक, सभी का दोस्तों यही है। चल ठीक है, चलिए। तो इसने दोस्त हेगल की आलोचना करी और वहीं से लेकर इसने क्या किया, जो इसका सिद्धांत था डायलेक्टिकल जो मेथड है इसका, उसके अंदर इसने चेतन की जगह, अध्यात्म की जगह, जो कि हेगल के द्वारा जो स्पिरिचुअलिटी पे जो जोड़ दिया गया, उसको इसने चेंज करके भौतिक वर्ड जोड़ दिया। और वहाँ से दोस्त स्टार्ट होती है क्या, अब दोस्त मैंने आपको बताया था ना कि इसने इंसान की समस्याओं को, एक मानव समाज की पूरी समस्याओं को, ह्यूमन बींग्स की जो आज प्रॉब्लम है, उन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसने इतिहास में देखा और वहाँ से उठा के बताया कि अच्छा इस तरीके से इंसान का एक्सप्लोटेशन होते रहा है और स्टार्टिंग से ही ये क्लास स्ट्रगल जो है ये चलते रही है दोस्त। तो अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है, जिस पॉइंट का नाम क्या है, ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। दोस्त इसके ऊपर एक अलग से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो अब मैं जो यहाँ से बताऊँगा यहीं से आपका मेन एक आंसर बनेगा, ठीक है दोस्त। चलिए तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ इस टॉपिक को समझाना। सबसे पहले दोस्त कार्ल मार्क्स की बुक ऑन द ज्यूइश क्वेश्चंस 1843 में आई थी और इस बुक के अंदर इसने कहा कि ईश्वर के बजाय पैसा महत्वपूर्ण है। दोस्त ये बात उन गरीबों के दिल में जाके घुस गई। अब इंसान ने दोस्तों पैसा को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना लिया, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना लिया कि इनकी ज़िंदगी में सिर्फ पैसा ही पैसा दिखना स्टार्ट हो गया। कार्ल मार्क्स उन गरीबों का मसीहा बन गया, उन मजदूरों का मसीहा बन गया जो बेचारे गरीब थे, मजदूर थे और रिसोर्सेस लेस थे, जिनकी अपनी भूमि भी नहीं थी, अपनी लैंड भी नहीं थी और वो जमींदारों के दोस्तों पास काम किया करते थे। तो ये वही जमींदार आगे चल के पूंजीपति बन गए और ये वही किसान, वही मजदूर दोस्त ये वहीं पर रह गए और ये गरीब कहलाए, रिसोर्सेस लेस और रिसोर्सेस वाले, आपस में दोनों में स्ट्रगल, क्लास स्ट्रगल चलता रहा। अब ये बताता है हमें किस तरीके से सोसाइटी के अंदर, सबसे पहले ये बताता है हमें ऐतिहासिक भौतिकवाद की प्रक्रिया, यानी कि जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है इसका पूरा प्रोसेस समझाता है हमें। इसी के बेस पे बताएगा कि दुनिया के अंदर कैसे ये जो स्ट्रगल है ये पनपा, आखिर क्यों ये क्लास स्ट्रगल जन्म लिया। देखो सबसे पहले जो मैं बताऊंगा दोस्त, मैं आपको दो डायग्राम दिखाऊंगा, ठीक है। पहला होगा ऐतिहासिक भौतिकवाद की प्रक्रिया, यानी कि जो ऐतिहासिक, जब भी देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बताना है, ठीक है, क्योंकि इसमें इस बुक के अंदर इसने बात कही, प्लस द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल, ये दोनों दोस्त बुक जरूर मेंशन कर देना कि जो भी ये बात कहता है अपने बुक्स में ही बता रहा है, जो कि दो इसकी फेमस बुक है। चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो पूरा प्रोसेस है, यानी कि जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है इसका पूरा प्रोसेस कैसा होता है। देखो दोस्त कार्ल मार्क्स ने क्या किया, कार्ल मार्क्स कहता है ये है सोसाइटी, हमारी पूरी सोसाइटी के अंदर दो एलिमेंट्स, यानी कि दो प्रकार से इसने सोसाइटी को बांट दिया है, डिवाइड किया है। पहला है दोस्तों आधार, जिसको हम वेस कहते हैं, यानी कि सोसाइटी का पूरा वेस क्या है, सोसाइटी किस पे टिकी हुई है, पहला पॉइंट। दूसरा अधिरचना, जो भी आपका इकोनॉमिक चीज़ में आता है, आर्थिक जो एलिमेंट्स है, आर्थिक यानी इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को छोड़कर जो भी बच गए वो आता है अधिरचना। अधिरचना मतलब सुपर स्ट्रक्चर, जिसमें अंदर दोस्त कानून वगैरह आता है, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, रूल रेगुलेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये इनका तो आर्थिक लेन देन से कोई चीज़ है नहीं, ठीक है, क्योंकि आर्थिक का जो मामला है वो आधार में आता है, क्योंकि ये बताता है जो पूरी सोसाइटी है हमारी वो आर्थिक चीज़ों पे अटकी हुई है, ठीक है। और जिस दिन अगर आर्थिक पॉइंट को, अगर दोस्त इकोनॉमिक कंडीशन को किसने कुछ भी छेड़ा, पूरी सोसाइटी की नींव हिल जाएगी, ठीक है दोस्त। आज दोस्तों आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन के बेस पे दोस्त सरकारें बन जाती है, सरकारें गिर जाती है, ठीक है दोस्तों। एक टाइम था कि जब प्याज का दाम बढ़ गया था तो सरकारें गिर गई थी, और आज दोस्तों फ्री के दाम पे लेकर सरकारें बन जाती है, समझे आप। चलिए दोस्तों, है ना, फ्री के नाम पे से तो सरकारें बन जाती है दोस्तों आज तो। हाँ जी, तो अब हम समझते हैं यहाँ पे तो दो तरीके से, एक आधार और एक अधिरचना। आधार यहाँ पे जो है इसको भी दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक को बताया इसने उत्पादन प्रणाली, यानी कि प्रोडक्शन का सिस्टम। अब इसके अंदर दो प्रकार है, पहला है उत्पादन की शक्तियाँ, दूसरा है उत्पादन संबंध। क्लियर है दोस्त। पहले प्लीज़ जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे आप पहले इनको समझने की कोशिश कीजिए, देन मैं आपको इंग्लिश मीडियम में बता दूंगा। यहाँ पे इस चार्ट के अंदर ये देखिए हमारा बेस है, सोसाइटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, बेस देन सुपर स्ट्रक्चर के अंदर।
बेस के बाद हमारा क्या आता है, यानी जो बेस है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है प्रोडक्शन सिस्टम, यानी कि उत्पादन का सिस्टम क्या होगा, किस चीज़ से उत्पादन होगा। दूसरा है हमारा सुपर स्ट्रक्चर, जिसके अंदर लॉज आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आता है, रूल्स और कॉन्स्टिट्यूशन आता है। दोस्त इनका इकोनॉमिक कंडीशन से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल ही अलग है। मेन जो सोसाइटी जो टिकी हुई है वो वेस्ट पे टिकी हुई है, और वेस्ट के अंदर क्या आता है, प्रोडक्शन सिस्टम आता है। प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर भी दो पार्ट्स बना दिए इसने। कौन कौन से, सबसे पहले बताया इसने पावर ऑफ प्रोडक्शन। पावर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब जिससे उत्पादन होगा, जिससे कोई माल बनाया जा सकता है। दूसरा प्रोडक्शन का रिलेशन, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं पावर ऑफ, दोस्त पहले हम समझते हैं पॉइंट लिखने वाला, पहले हम समझते हैं पावर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन की शक्तियाँ। चलिए दोस्तों अब देखते हैं उत्पादन की शक्तियाँ कौन कौन सी है। देखिए सबसे पहले है उत्पादन के साधन। उत्पादन की जो शक्तियाँ हैं इसके भी दो प्रकार है दोस्तों, ध्यान रखना। ये देख लीजिए, आपको कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं फिर से बता देता हूँ। आधार है, आधार में आता है उत्पादन प्रणाली, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन में दोस्तों आता है प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेज है हमारे पास। तो प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेज है हमारे पास वो दो तरीके से बताता है ये। पहला कौन सा है, उत्पादन की शक्तियाँ, और उत्पादन के संबंध बताता है हमें ये। तो अब हम देखते हैं कि प्रोडक्शन की जो पावर है, आखिर किस तरीके से हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। हम कोई चीज़ बनाते हैं, पैदा करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो ये बोलता है कि पैदा करने के दोस्तों दो तरीके हैं। पहला बताता है ये उत्पादन के साधन, जैसे यंत्र और उपकरण, जैसे दोस्तों मशीन वगैरह हो गए, है ना, मशीन टूल्स जो भी हमारे जितने भी हो जाते हैं, मशीन वगैरह, कारखाने वगैरह, ये सब के सब हमारे क्या आ जाते हैं, उत्पादन के साधन, जिनमें डाल के दोस्तों माल को बनाया जाता है, ठीक है। यंत्र और उपकरण जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है और जो हमारे पास टूल्स है, आप इसके अंदर ला सकते हो टेक्नोलॉजी एंड टूल्स। किसके अंदर है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के साधन। नेक्स्ट है हमारे पास श्रम साधन। अब दोस्तों ये मशीन यानी जो ये टेक्नोलॉजी हमारे पास या जो ये टूल्स है, ये अपने आप तो काम करेंगे नहीं, इसके लिए इंसान चाहिए। इसलिए अब बोलता है जो उत्पादन की शक्तियाँ हैं वो दो शक्तियाँ हैं। पहला है टेक्नोलॉजी और टूल्स, यंत्र और उपकरण, और दूसरा है श्रम साधन, यानी कि मानवीय ज्ञान निपुणता, दैट मीन्स लेबर और मजदूर वगैरह, ठीक है, इंसान जो इन मशीनों में काम करते हैं। तो आपको इस तरीके से समझ में आया, फिर से बता देता हूँ दोस्त मैं यहाँ पे। ये देखिए आपको समाज दो तरीके से डिवाइडेड है, एक आधार है, एक अधिरचना है। आधार के अंदर समाज के उत्पादन प्रणाली आती है, प्रोडक्शन का सिस्टम आता है। प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर दोस्त मेन जो है वह पावर ऑफ प्रोडक्शन, आखिर जो उत्पादन है उसकी शक्तियाँ कौन कौन सी है, किस तरीके से उत्पादन होता है समाज के अंदर। तो इसको दो प्रकार से बताता है ये। पहला उत्पादन के साधन मशीनों से होता है, दूसरा उस मशीनों में काम करने वाले लोगों से होता है। तो ये दोनों जो है मशीन, टूल्स एंड लेबर्स, ये दोनों पावर्स हैं किसकी, प्रोडक्शन की। क्लियर है, अगर ये दोनों नहीं होंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा। एक बार मैं आपको इस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बता देता हूँ। देखो पावर ऑफ प्रोडक्शन के दो है पावर्स के साधन। पहला मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन करने के साधन, तरीके कौन कौन से हैं। पहला है इंस्ट्रूमेंट्स यानी मशीन्स या इक्विपमेंट्स कह सकते हो, ये जो टूल्स वगैरह वो कह सकते हो आप। दूसरा है लेबर फोर्स, यानी इंसान जो काम करने वाले हैं इन मशीनों के अंदर, है ना, जो ह्यूमन बींग्स हैं हमारे, इंसान जो है वो। तो ये दोनों मिलाकर बनते हैं पावर ऑफ प्रोडक्शन। तो पहला हमारे पास ये है। दूसरा बताता है प्रोडक्शन के बीच में रिलेशन कैसा है, ठीक है। अब दोस्तों बताएगा ये उत्पादन के बीच में संबंध बताएगा हमें। चलिए तो अब हम संबंध को देखते हैं। ये रहा दोस्तों संबंध, ये देखिए यहाँ पे रिलेशन, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ संबंध। देखिए सबसे पहले क्या बताता है ये दो तरीके से सोसाइटी को बांट देता है ना। इसको ही बोला जाता है दोस्त क्लास स्ट्रगल। सबसे पहला सामाजिक विन्यास, ये दास प्रथा में करता है, समाज में करता है, और पूंजीवाद में करता है। यानी कि जो हमारी सोसाइटी है वो दो तरीके से डिवाइडेड है। पहला दास प्रथा, स्लेव्स युग। स्लेव युग में क्या होता है, एक गुलाम होता है और एक स्वामी होता है। दोस्त क्या होता है, एक गुलाम होता है और एक स्वामी होता है। एक दास मतलब स्लेव, ये स्लेव होता है जिससे स्वामी काम करवाता है। इतिहास के अंदर ऐसा सिस्टम हुआ पड़ा है। जब ये एज खत्म हो जाता है हमारा, फिर आता है क्या, सामंतवादी युग। सामंतवाद में क्या होता है, किसान होता है और जमींदार होता है, किसान होता है और जमींदार होता है, ठीक है। अब इसके बाद का जो एज आता है वो आता है पूंजीवादी युग। पूंजीवाद में क्या होता है, एक तरफ मजदूर होता है और एक तरफ पूंजीपति होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन पूरी हमारी चलती रहती है। ये प्रोडक्शन का रिलेशन है। अगर स्लेव्स एज है, पूरा स्लेव का एरा चल रहा है, तो एक तरफ मालिक होगा, एक तरफ गुलाम होगा। अगर फ्यूडलिज्म चल रहा है तो एक तरफ फ्यूडलिस्ट होंगे,
लैंडलॉर्ड, एक तरफ फार्मर्स होंगे। दोस्त कैपिटलिज्म चल रहा है तो एक तरफ मजदूर होंगे और एक तरफ कैपिटलिस्ट पैसे वाले लोग होंगे। दोस्त इस तरीके से ये हमें पूरा सिस्टम समझाता है, ठीक है। स्लेवरी सोसाइटी है तो वहाँ पे क्या होगा दोस्त, मास्टर चाहिए दोस्त, आप कह सकते हो कि मालिक होगा, ठीक है, और एक तरफ स्लेव्स होगा, ठीक है, ओनर्स और स्लेव्स, ओनर्स और स्लेव्स। एंड फ्यूडलिज्म के अंदर फ्यूडलिस्ट, जो लैंडलॉर्ड है वो, और पीजेंट, ठीक है। दोस्त कैपिटलिस्ट में क्या होगा, एक तरफ लेबर होगा और एक तरफ कैपिटलिस्ट यानी पूंजीपति होगा। तो ये पूरा जो है, जो मैंने आपको अभी समझाया, ये पूरा जो चार्ट समझाया, ये है ऐतिहासिक भौतिकवाद की प्रक्रिया, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का दोस्तों पूरा प्रोसेस। इस तरीके से पूरा हमारा डिवाइडेड रहा है। अब हमें समझना है इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ हिस्ट्री। दोस्त ये जो हमारा पार्ट है वो इसी टॉपिक का आगे कंटिन्यू है, ठीक है, ध्यान रखना। सबसे पहले जब एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या कीजिए जो कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है, ठीक है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो पहले आपको इंट्रोडक्शन में ये सब बताना है, देन उसके बाद आपको ये पूरा डायग्राम समझाना है कि कैसे समाज को इस तरीके से डिवाइड किया गया है, रिलेशन क्या है प्रोडक्शन का, ठीक है। अब उसके बाद आपको बताना है कि किस तरीके से इतिहास की व्याख्या करी है कार्ल मार्क्स ने, ठीक है, यानी इतिहास की आर्थिक व्याख्या, यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम किसने किस तरीके से डिस्क्राइब किया है। फिर आपको ये बताना है, मैं आपको पूरा प्रोसेस यानी कि पूरा सेक्वेंस में बता रहा हूँ। चलिए अब हम ये समझते हैं। देखिए दोस्तों, कार्ल मार्क्स कहता है दुनिया जब बनी ही थी, सबसे स्टार्टिंग में आ जाओ, जब धरती पे आई थे, जब पैदा हुए थे, इंसान में बुद्धि तो था बट वो यूज़ नहीं करना जानता था। जैसे होमो सेपियंस की आपने पढ़ा हो हिस्ट्री के अंदर, बिल्कुल वैसे इंसान था। इसको कहता है कार्ल मार्क्स कौन सा एज, प्रिमिटिव एज, यानी आदिम युग। इंसान जब दोस्त धरती पे आया था, देखो दोस्त, जो अभी मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ समझाया ना, आपको मैंने ये चीज़ आपको मैंने भी समझाया, यहाँ पे जो रिलेशन समझाया, प्रोडक्शन का रिलेशन समझाया मैंने, ठीक है, उत्पादन का दोस्तों संबंध समझाया। ये संबंध आपका और क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएगा इस पॉइंट को समझने के बाद। इस तरीके से अब हम समझते हैं इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ हिस्ट्री। इसी को दोस्त हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म भी कहा जाता है, मैं ध्यान रखना, इसी को हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि वही पार्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले अब बताता है यहाँ पे कार्ल मार्क्स कि जो आज जो प्रॉब्लम है क्लास स्ट्रगल की, वर्ग संघर्ष की, आपस में अमीर और गरीब की कहानी, ये कैसे पैदा हुई है। आज की समस्या अब ये इतिहास के द्वारा समझाएगा हमें, यानी कि मानव समस्याओं को समझना इतिहास के द्वारा। अब दोस्तों इस टॉपिक को समझने के लिए कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि अब हम चलते हैं उस एज में जब इंसान धरती पे आया ही था, स्टार्टिंग का एज। उस एज को दोस्तों क्या कहता है, ये आदिम युग। सभी समान थे, चेतना का अभाव था, यानी दोस्तों इंसान में बुद्धि तो थी बट वो यूज़ करना ही नहीं जानता था, जैसे कि होमो सेपियंस वगैरह आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो तो, ठीक है, बिल्कुल इक्वल, बिल्कुल बराबर था इंसान। तो इस एज में कोई संघर्ष तो नहीं था, ना कोई क्लास थी, क्योंकि स्टेट था ही नहीं, कोई अमीर वगैरह था ही नहीं यहाँ पे, तो गरीब वगैरह कोई नामो निशान भी नहीं था। आगे चल के दोस्तों कुछ समय बाद पॉपुलेशन बढ़ते चली गई। जब पॉपुलेशन बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, तो ऐसे लोग, देखो अभी क्या था, जो नेचर है, जो प्रकृति है हमारी, इंसान नेचर से उतना ही लेता था जितना उसका एक बार में पेट भर जाए, काम खत्म। ये था हमारा प्रिमिटिव एज। लेकिन तो जैसे जनसंख्या बढ़ती चले गई, आगे और इंसान धरती पे आते चले गए, देखते देखते अब इंसान को कल की चिंता होने लग गई। अब एक इंसान आज के लिए तो रिसोर्सेस लेता, यानी जो सो खाना है वो तो खा ही लेता, बट वो कल के लिए भी बचा लेता। देखते ही देखते दोस्त ऐसा इंसान जिसने अपनी कल की चिंता करनी स्टार्ट करी, उसने रिसोर्सेस तो इकट्ठा कर लिया। अब जिसने भाई मज़े में रह तो चला गया, छोड़ना आज है ना, आज खा लेते हैं यार, काम खत्म, वो रिसोर्सेस लेस रह गया। इस तरीके से जैसे जनसंख्या बढ़ती चले गई, तो एक तरफ अमीर और गरीब, कह सकते हो कि रिसोर्सेस वाले और जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है वो आपस में लड़ने लग गए। अब जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है बेचारे वो डरने लग गए। अब उनको लगा भाई हमारा कौन है, हमें तो बचाया कौन। अब इसी को देखते हुए आपस में जब संघर्ष हुआ तो सभी लोगों ने मिलकर एक स्टेट बना दिया। अब वही स्टेट जो हमारी सुरक्षा करेगा इन लोगों से जो हमें सता रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों स्टेट का जन्म हो जाता है। किसका जन्म होता है, अब होता है स्टेट का जन्म। कैसे दोस्तों, बर्थ ऑफ द स्टेट। अब स्टेट आ जाता है। अभी कोई स्टेट नहीं था प्रिमिटिव एज के अंदर, लेकिन जब जैसे जनसंख्या बढ़ी तो देखते देखते स्ट्रगल होते चले गए। अब क्या हो रहा है, संघर्ष के बाद स्टेट का जन्म होता है। अब इस स्टेट का जब जन्म हुआ तो उस टाइम दो क्लासेस बन चुके थे। याद करो दोस्त, जब मैंने आपको बताया कि जब ये संघर्ष हो रहे हैं
जिन्होंने रिसोर्सेज इकट्ठे कर लिए कल के लिए, तो वो तो रिसोर्सेज वाला बंदा बन गया। उसके बाद तो भाई संसाधन आ गए, तो वो बंदा कहलाया स्वामी, और जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है वो बंदा कहलाया दास। दास का मतलब स्लेव, है ना। स्वामी अब दासों से काम करवा रहा है। अब ये अमीर रह गए और बेचारे ये गरीब रह गए। अब इन दोनों के बीच में संघर्ष होता रहता। ये स्वामी इनका एक्सप्लॉयटेशन करता, इनसे ज़बरदस्ती काम भी करवाता, काम के बदले में दोस्तों आमदनी भी बहुत कम देता। तो यहाँ से संघर्ष की कहानी होती है स्टार्ट। तो प्रिमिटिव एज के बाद जो सबसे पहला स्टेज आया दोस्त, वो था हमारा स्टेट के उदय, यानी कि स्टेट के राइज होने के बाद दोस्त, स्टेट के बन जाने के बाद कौन सा एज, ओनर का और स्लेव का, स्वामी का और दास का। इसमें दोस्त आपस में संघर्ष होता रहता है। दोस्त यहाँ पे जो भी कार्ल मार्क्स बता रहा है वो अपनी बुक में बता रहा है, ये पूरा उसका दर्शन है। वो एक सपना देख रहा है कह सकते हो, वो एक फिलोसफर है। तो फिलोसफर यही बताता है कि ऐसा हुआ है और ऐसा होना चाहिए, ठीक है। दोस्त यहाँ पे कार्ल मार्क्स सबसे पहले यही कहता है कि प्रिमिटिव एज, ठीक है। अब वो क्या कहता है कार्ल मार्क्स कि दोस्त ये जो स्वामी है और दास जो है, यानी जो ओनर और जो स्लेव है, इसके बीच आपस में संघर्ष, स्ट्रगल चलता रहता है। इस स्वामी के पास दोस्तों भूमि के टुकड़े भी हैं, क्योंकि अब तो रिसोर्सेस वाला बंदा है। अब क्या करेगा दोस्त, इस अपनी भूमि के ऊपर ये इन लोगों से अब क्या करने लग जाएगा, खेती करवाने लग जाएगा। इससे ये मालिक बंदा यानी ये स्वामी इस दास से अब खेती करवाएगा। अब इस कंडीशन से चेंज होकर अब एक नए कंडीशन में चल जाएंगे, यानी कि अब क्या हो रहा है दोस्त, इतिहास चेंज हो रहा है हमारा। अब आएगा सेकंड स्टेप, सामंतवादियों का जन्म हो जाएगा। बर्थ ऑफ फ्यूडलिस्ट, तो आप यहाँ पर राइज भी डाल सकते हो। अब दोस्तों सामंत, देखो इतिहास में क्या हो रहा है ना, कि इतिहास के स्टेजेस चेंज हो रहेंगे, बट जो काम हो रहा है वो सेम होगा। यहाँ पे ये स्वामी दासों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था, शोषण कर रहा था, इनसे काम करवा रहा था जबरदस्ती, आमदनी कम दे रहा था। अब दोस्त यहाँ पे बात करते हैं साथ में दोस्तों, सिंपल आप जमींदार समझ लो, बड़े बड़े भूमि के मालिक, है ना, फ्यूडल, बड़े बड़े टुकड़ों के मालिक, बहुत इनके पास भूमि है। अब ये क्या कर रहा है दोस्त, अब ये किसानों से काम करवा रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि वहाँ पे अब स्वामी दास से करवा रहा था, नए एज के अंदर आ गए हम, जहाँ पे सामंत यानी कि जो फ्यूडल है वो फार्मर्स से काम करवा रहा है। काम वही हो रहा है, क्लास भी दो ही है, एक इस तरफ जो रिसोर्सेस वाला है, जो इस तरफ जो रिसोर्सेस लेस है। ये इसका काम करवाएगा, इसका एक्सप्लॉयटेशन करेगा। दोस्त आपको पता है कि जमींदार कैसे काम करवाया करते थे, हैं, हैवी टैक्सेस उन पर इम्पोज किया करते थे। दोस्त फसल ख़राब हो या फसल हो या ना हो, टैक्स तो चाहिए। तो ये जमींदार अब यहाँ पे आ गए किसानों से खेती करवाने, तो यहाँ पे भी क्लास स्ट्रगल है, शोषण हो गया है। अब क्या होगा दोस्त, ये आगे चल के यही सामंत दोस्त ये ज़मीनों पे अभी फसल उगवा रहे हैं, इन किसानों से खेती करवा रहे हैं। दोस्त ये बड़े बड़े टुकड़ों के मालिक बन गए। अब इनको ये लगा कि ये जो किसान उत्पादन कर रहे हैं ये सरप्लस हो, यानी बहुत ज़्यादा हो। अब दोस्त देखते ही देखते जब इन्होंने भाई ज़बरदस्ती भाई 10-10 घंटे भाई काम पे काम करवाते इनका तो खून चूसते गए और इनसे सरप्लस खेती करवाई। अब अपनी नीड की, अपनी ज़रूरत की दोस्त फसलें रख ली, अब जो भी सरप्लस हुआ उसको बाहर बेचना स्टार्ट कर दिया। अब दोस्त यहाँ से यही सामंत बन जाते हैं ट्रेडर, यानी कि व्यापारी बन जाते हैं। अब ये व्यापारी जब व्यापार करने लगते हैं तो पूंजी का फ्लो होता है, पैसा कैपिटल आ जाता है। अब क्या होता है दोस्त, अब यही सामंत क्या करते हैं दोस्त, यही सामंत आते हैं जब व्यापार करते हैं, तो अब यहाँ पे आता है पूंजी का फ्लो। जब पूंजीवाद आता है, यानी जब पूंजी का फ्लो आता है तो पूंजीवाद का जन्म होता है। अब दोस्त सेम, अब नेक्स्ट जो हमारा ये देखो, ये था सेकंड, अब हमारा होगा थर्ड स्टेप। अब होगा दोस्तों पूंजीवाद का हो जाए, क्योंकि ट्रेड का जब शुरुआत कर दी, अब इस एज में क्या होगा, एक तरफ होगा शोषक जो कि एक पूंजीपति होगा, एक तो दोस्त पूंजीपति होगा, और एक होगा शोषित जिनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और एक होंगे दोस्त शोषक, ठीक है। अब ये कौन होंगे, ये बेचारे हमारे फार्मर्स और लेबर्स। इसमें दोस्तों फार्मर्स का मेन काम था, इसके अंदर मेन काम लेबर्स का है, क्योंकि अब काम मशीनों के अंदर हो रहे हैं। तो ये पूंजीवाद के उदय के होने के बाद हुआ राइज ऑफ कैपिटलिज्म। जब स्टेट का राइज हुआ, जब स्टेट का दोस्तों जन्म हुआ, तो आपस में दो क्लासेस बढ़ चुके थे, एक तरफ स्वामी, एक तरफ दास, ओनर और स्लेव। ये दोनों आपस में काम करते, यानी ओनर स्लेव से काम करवाता, ठीक है, और इनका शोषण करता। जब यही दोस्तों स्वामी भूमि पे जब खेती करवाने लग गए, तो ये स्वामी आगे चल इनका नाम चेंज हुआ, ये बन गए सामंत, ये बन गए आगे चल के जमींदार, फ्यूडलिस्ट,
और अब ये किसानों से काम करवाने लग गए। जो सरप्लस होता, अब ये सामंत, ये फ्यूडलिस्ट, उसको बेचना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, ट्रेड करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। और इस ट्रेड की वजह से कैपिटलिज्म आया, पूंजीवाद आया। अब पूंजीवाद में क्या हो रहा है, एक तरफ पूंजीपति, एक तरफ कैपिटलिस्ट है, और दोस्तों एक तरफ लेबर है। अब इस तरीके से एक शोषक हो गया, यानी कि कैपिटलिस्ट हो गए एक्सप्लोटेशन करने वाले, और ये हो गए लेबर क्लासेस हो गए एक्सप्लोटेटेड, क्योंकि दोस्तों इनका शोषण हो रहा। क्योंकि पूंजीपति क्या करते हैं, इनसे मजदूर से दोस्तों काम करवाते, इनकी मजदूरी कम देते और काम ज़्यादा करवाते। जो सरप्लस होता है उसको अपनी जेब में रख लेते। उनको कहाँ से देते हैं भाई मजदूरों को, तो यहीं से एक्सप्लोटेशन बढ़ने लग गया। अब इस तरीके से दोस्त हम देखें तो प्रिमिटिव एज में भी दो क्लास थे, यानी जो प्रिमिटिव एज में तो सब इक्वल था, यानी जब स्टेट का राइज हुआ तो दो क्लास, एक ओनर और एक तरफ स्लेव था। यही हुआ जब और आगे आए दोस्त, ये ओनर जब इसने भूमि इकट्ठी कर ली, जब इसने खेती करवाने लग गया तो ये फ्यूडल बन गया, ये जमींदार बन गया। अब जमींदार फार्मर से खेती करवाने लग गया। दो क्लास है यहाँ पे। अब ये फार्मर क्या कर रहा, आगे चल के जब ट्रेड करने लग गया, यानी जो फ्यूडलिस्ट जब ये ट्रेड करने लग गया तो कैपिटलिस्ट बन गया, पूंजीपति बन गया, पैसे वाला, पैसे का फ्लो स्टार्ट हो गया था। और इस तरफ आ गया लेबर। दोस्त इस तरीके से पूरा जो हमारा इतिहास रहा है, कार्ल मार्क्स कहता है वो क्लास स्ट्रगल का रहा है। जरा देखो, बस नाम चेंज होते जा रहे हैं बट काम वही है। इधर क्लास वाला बंदा इधर क्लास वाले की ऐसी तैसी कर ही रहा है। ये दोस्तों हमने यहाँ पे देख लिया दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई, पूरा डायग्राम। दोस्तों ये डायग्राम पूरा अच्छे से समझ रहा जो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये जो स्लाइड्स है इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टेट प्रिमिटिव एज, इक्वेलिटी थी यहाँ पे, स्टेट का राइज हुआ, शोषण होना स्टार्ट हो। यानी दोस्तों अब यहाँ पे कार्ल मार्क्स कहेगा कि जो भी समस्या जड़ है ना, जो जड़ वो स्टेट ही है। इसके आने के बाद ही सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखा हमने दोनों स्टेट, यानी कि आगे चल के दोस्तों जो क्लास स्ट्रगल वो बढ़ता चला गया। ये चीज़ हमने यहाँ पे देख लिया। यहाँ पे भी हमने देखा कैपिटलिज्म पर राइज हो गया। अब कार्ल मार्क्स कहता है कि प्रिमिटिव एज में तो सब सही था, जैसे स्टेट का राइज हुआ तो ओनरशिप और स्लेव्स का एज आ गया, यानी कि तो स्लेव एरा, दास युग। दास युग के बाद आता है फ्यूडलिज्म, जहाँ पे जमींदार किसानों से खेती करवाने लग गया। जब व्यापार स्टार्ट हुआ, जब ट्रेड करने लग गया वो जमींदार, तो स्टार्ट होता है कैपिटलिज्म। अब इस कैपिटलिज्म ने ही अपना पाँव इतना ज़्यादा दोस्तों पसार लिया है कि दुनिया भर के अंदर ही फैलता जा रहा है। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड आ गया, तब जाके दोस्तों कार्ल मार्क्स नाम का एक प्राणी का जन्म हो गया। अब इस प्राणी ने इस पूरे समस्या को एनालाइज किया और बताया कि नहीं भाई, अब इस क्लास स्ट्रगल को ख़त्म करना है हमें। अब क्या होगा, कार्ल मार्क्स बोल लगा अब दोस्त कार्ल मार्क्स ने कहा कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, हम सब एक होकर मिल जाते हैं। और मिलने के बाद इन कैपिटलिस्ट, इन पूंजीपतियों की संसाधनों को कब्जा कर लेते हैं। इनको लूटने के बाद आपस में सबको बराबर से बांट देते हैं। ये दोस्तों कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया कि समाजवाद की अब स्थापना होगी। यानी दोस्तों पूंजीवाद के बाद अब इसने जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, अब कार्ल मार्क्स ने दिया कि कैसे इस जो क्लास स्ट्रगल को ख़त्म किया जा सकता है और समाज में समानता लाई जा सकती है, इक्वलिटी लाई जा सकती है। ये क्या कहता है दोस्त, अब हम लाएंगे सोशलिज्म, समाजवाद, राइज ऑफ सोशलिज्म आएगा अब, ठीक है। प्रिमिटिव एज तो एग्जिस्ट करता था, स्टेट आया एंड दोस्त उसके बाद जो स्लेव एरा आया वो एग्जिस्ट करता है इतिहास के अंदर, दोस्त सच में ऐसा है। ये कार्ल मार्क्स बता रहा है। फ्यूडलिज्म भी है और कैपिटलिज्म भी है। कैपिटलिज्म के बाद का जो स्टेज आएगा वो आया नहीं है। कार्ल मार्क्स कहता है कि दुनिया के मजदूर मिलकर लाएंगे, क्या लाएंगे इसके बाद, कैपिटलिज्म के बाद, क्योंकि ये भी चल रहा है। कैपिटलिज्म दोस्त अभी तक चल रहा है ये, ठीक है। आज देख लो भाई, पूंजीपति है ना एक, अमीर अमीर क्या करता है, गरीबी को शोषण तो कर रहा है आज दोस्त। आज एक बेचारा मजदूर किसान, चाहे जितने बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, सब भी मिडिल क्लास के लोग, गरीब लोग, वो दोस्त आज उनके लिए काम कर रहे हैं जो अमीर पे अमीर होते जा रहे हैं, क्योंकि पैसे से पैसा बनाना जानते हैं वो अमीर लोग। तो सेम इसी कहानी को आगे कंटिन्यू करता है कार्ल मार्क्स और अब बताता है कि दुनिया में इस क्लास स्ट्रगल को ख़त्म करने के लिए हमें समाजवाद लाना होगा और साम्यवाद लाना होगा, सोशलिज्म और कम्युनिज्म लाना होगा। अब हम समझते हैं इन दोनों कंसेप्ट को। फिर तो हिस्टोरिकल जो मटेरियलिज्म का जो हमारा कंसेप्ट चल रहा है, देन ये फिर ख़त्म हो जाएगा। देखिए दोस्त, समाजवाद का उदय होगा। अब इसके अंदर क्या होगा, समाजवाद जब आएगा तो वर्ग विहीन सोसाइटी बन जाएगी हमारी, एक भी वर्ग नहीं होगी, यानी क्लास खत्म हो जाएगी। अमीर और गरीब की जो क्लास है ये खत्म हो जाएगी। स्टेट के ऊपर यानी कि राज्य रहेगा और सभी जो अमीर जो लोग हैं उनके रिसोर्सेस को छीन लिया जाएगा,
उनके रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा कर लिया जाएगा और उन सब के ऊपर स्टेट, राज्य का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, और राज्य को कौन चलाएगा दोस्त? राज्य को चलाएगा सर्वहारा वर्ग। और तरीके ये मजदूर और किसान जो प्रोलेटेरिएट जो क्लास थे, है ना, जो प्रोलेटेरिएट जो क्लास थे, अब ये इनका अधिकार हो जाएगा राज्य, स्टेट के ऊपर। और सभी उन मजदूर किसानों के बीच में दोस्त उन सभी रिसोर्सेज को बांट दिया जाएगा। कार्ल मार्क्स कहता है अगर ये शांतिपूर्वक नहीं हुआ तो हिंसा भी कर लेंगे। दोस्तों खून खराबे की बात करता है कार्ल मार्क्स। दुनिया भर के मजदूर एक हो जाओ और घुस जाओ उन मजदूर, सभी मजदूर मिलकर घुस जाओ उन कैपिटलिस्ट लोगों के घर में, मारो, चक्को, लूट लो, सारा माल सामान सब खत्म करो, रिसोर्सेज पे सभी मजदूर किसानों कब्जा हो जाएगा। इस तरीके से दोस्त सर्वहारा वर्ग की सरकार बनेगी। अब शासन किसका होगा? किसका रूल होगा? रूल ऑफ दी प्रोलेटेरिएट। अब दोस्तों जो नया क्लास आएगा वो आएगा समाजवाद का नया स्टेज। इसमें क्लासलेस होगा, कोई क्लास नहीं होगी, प्लस सर्वहारा वर्ग की सरकार बनेगी। तो इस तरीके से समाज के अंदर सोशलिज्म लाकर इक्वलिटी आएगी। अब क्या कहता है कार्ल मार्क्स कि सोसाइटी में जब वर्ग रहेगी नहीं, कोई क्लास रहेगी नहीं, तो कोई भी एक्सप्लोटेशन होगा नहीं। लेकिन दोस्त बच्चे कुचे जो कैपिटलिस्ट है उनको ख़त्म करने के लिए स्टेट का होना ज़रूरी है। जो जितने भी कैपिटलिस्ट हैं उनके सभी पूंजी, उनके सभी रिसोर्सेज, उन सब पे कब्जा करके स्टेट को दे दिया जाएगा। यानी कि सभी रिसोर्सेज के ऊपर स्टेट का अधिकार होगा, चाहे बैंक हो या इंडस्ट्री हो, चाहे जितने भी कारखाने हो, मशीन हो, फैक्ट्री हो, उत्पादन करने के साधन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, पावर ऑफ प्रोडक्शन, इन सब के ऊपर किसका राइट होगा? अब दोस्तों स्टेट का राइट हो जाएगा। स्टेट के ऊपर किसका अधिकार होगा? यानी कि मेरी सरकार किसकी होगी? अब अमीरों की सरकार नहीं होगी दोस्त, अब सरकार होगी इन सर्वहारा वर्ग की। सर्वहारा मतलब वही किसान, फार्मर्स, लेबर्स, बैकवर्ड क्लासेस लोगों की, यानी कि प्रोलेटेरिएट क्लास की अब दोस्त इनकी सरकार होगी। ठीक है, और कोई क्लास नहीं होगा। ये अगर ऐसी कंडीशन होगी उसको कहेंगे समाजवाद, यानी कि सोशलिज्म। ठीक है, लेकिन दोस्त यहाँ पे स्टेट है। और स्टार्टिंग में हमने देखा कार्ल मार्क्स ने कहा था जब प्रिमिटिव एज आदिम युग थी तो उसके बाद स्टेट का जन्म हुआ था, तो उसके बाद ही क्लासेस बनना स्टार्ट हुई थी। स्लेव एज, है ना, यानी कि एक तरफ स्वामी थे, एक तरफ गुलाम, फिर फ्यूडलिज आया, है ना, फिर उसके बाद कैपिटलिज्म आया। तो ये क्लासेस तो हैं ये कब? स्टेट के बनने के बाद। तो अब कार्ल मार्क्स कहता है कि नहीं भाई, सोशलिज्म के अंदर बच्चे कुछ जो कैपिटलिस्ट हैं उन सबको खत्म कर देंगे, नहीं खत्म हुए तो मार देंगे सबको, पूरी क्रांति कर देंगे, खून खराबा, खून की नदियाँ बहा देंगे। कार्ल मार्क्स कहता है ऐसा। अब इसके बाद जब ये सोसाइटी क्लासलेस बन जाएगी, सभी क्लास खत्म हो जाएगी, तो अब लोग क्या करेंगे? अपनी योग्यता के अनुसार काम करेंगे। अपनी योग्यता जो उनके पास है, योग्यता, कैपेबिलिटी है जो, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे और अपने काम के अकॉर्डिंग ही पैसा लेंगे। मान लो दोस्तों एक टीचर है तो वो टीचर के अकॉर्डिंग उसका 100 रुपये मिला तो 100 रुपये लेगा वो। अगर एक लेबर मजदूर जितना काम कर रहा है, मान लो 20 रुपये काम होता है, उसको 20 रुपये ही मिलेगा। यानी काम के बदले पैसा मिलना, जो आपकी योग्यता उतना पैसा कमा सकते हो आप। दोस्त ये हो गया आपका समाजवाद। लेकिन जो रिसोर्सेज पे राज्य का अधिकार होगा, सभी रिसोर्सेज को इक्वलिटी के साथ, समानता के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा सभी मजदूर के सालों के बीच में, और सोसाइटी वर्ग विहीन बन जाएगी। कोई क्लास नहीं होगा यहाँ पे, बट यहाँ पे स्टेट होगा। अब आगे चल के दोस्तों कार्ल मार्क्स कहता है कि अब जब सब कुछ समानता सही तरीके से आ जाएगी, सभी लोग समान हो जाएंगे और सोसाइटी में इक्वलिटी पे आ जाएगी, और सर्वहारा वर्ग यानी कि सभी मजदूर किसान अपना शासन खुद ही चलाएंगे, कोई उन पर कोई शासन नहीं करेगा, तो शासन खुद ही चलाएंगे, वही स्टेट होंगे। तो जब शासन खुद मजदूर किसान करने लग जाएंगे तो इस स्टेट की क्या ज़रूरत? इस स्टेट को ख़त्म कर देंगे, स्टेटलेस सोसाइटी। अब दोस्त हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो आता है साम्यवाद का उदय, यानी कि राइज ऑफ कम्युनिज्म। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सोसाइटी के अंदर क्लासलेस सोसाइटी। कम्युनिज्म में क्या बनाना है? क्लासलेस तो सोशलिज्म में बन गई थी, समाजवाद में बन गई थी, अब बनाना है हमें राज्य विहीन, क्लासलेस सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी और स्टेटलेस सोसाइटी। ऐसी सोसाइटी जिसमें ना कोई क्लास होगी, अमीर गरीब नहीं होगा। दोस्त अब क्या होगा? ये मजदूर किसान या लेबर्स, ये जो फार्मर्स अपना शासन खुद करना जान चुके हैं, तो स्टेट की क्या ज़रूरत? इसलिए साम्यवाद के अंदर स्टेट को भी ख़त्म कर दिया जाएगा, सोसाइटी बन जाएगी क्लासलेस और स्टेटलेस। दोस्तों याद करो, ये वही कंडीशन है जब इंसान प्रिमिटिव एज में था,
आदिम युग के अंदर था, जब सब इक्वल थे, कोई स्टेट नहीं थी, ना ही कोई क्लास थी। तो बेसिकली कार्ल मार्क्स वापस से इंसानों को प्रिमिटिव एज में लेके जाना चाहता है। समझ में आ गया आपको? दोस्तों यही पूरी थ्योरी है इन कार्ल मार्क्स की, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। क्या कहते हैं इसको? हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, दैट मीन्स ऐतिहासिक भौतिकवाद। यहाँ से दोस्तों स्टार्ट करना है, फिर आपका पूरा ये डायग्राम समझाना है, प्रक्रिया वाली, प्रोसेस वाली, बेस और सुपर स्ट्रक्चर वाली, ठीक है। उसके बाद इसको समझाने के बाद आपको समझाना है, इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे है, देन उसके बाद आपको बताना है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, यानी कि इतिहास की समस्या को, यानी कि जो आज जो इंसान की समस्या है उसको इतिहास के माध्यम से समझाना। इतिहास की आर्थिक व्यवस्था का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ हिस्ट्री। दोस्तों इस तरीके से आपको ये पूरा ये डायग्राम बनाना है। यहाँ पे जो मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया है, ठीक है। प्रिमिटिव एज, स्टेट का उदय हुआ, सामंतवाद का जन्म हुआ, फिर पूंजीवाद का दोस्तों राइज हुआ, राइज ऑफ कैपिटलिज्म। देन क्लास को ख़त्म करने के लिए अब सोशलिज्म कार्ल मार्क्स लेकर आएगा और उसके अंदर क्लासलेस सोसाइटी बन जाएगी, बट राज्य रहेगा उसके अंदर, और उसके ऊपर अमीरों का शासन नहीं, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, अमीर वगैरह को, सभी को रिसोर्सेज को इक्वली बांट दिया जाएगा। जब समानता आ जाएगी तो क्योंकि उसके ऊपर जो सर्वहारा वर्ग है ना, जो वैसा क्लास जो अमीर को नहीं बल्कि गरीबों का है, उनका शासन होगा। तो इस तरीके से अब जब समाज में सब कुछ शासन खुद लोग करने लग जाएंगे तो स्टेट को भी ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी। तो बेसिकली दोस्तों दोबारा से प्रिमिटिव एज में इंसान आ जाएंगे, जहाँ पे सब इक्वली थे, कोई क्लास नहीं था, ना ही कोई स्टेट था। अब दोस्त इस वाले कंडीशन में लोग क्या करेंगे? इस वाले कंडीशन के अंदर वापिस से लोग पूंजीपति या अमीर ना बन जाए, इसलिए कार्ल मार्क्स कहता है कि इंसान अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। इंसान अपनी क्षमता के अनुसार दोस्तों काम करेंगे, जो उनकी योग्यता है। तो समझ लो आप, उनकी जो योग्यता है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे साम्यवाद के अंदर, क्योंकि दोस्त यहाँ पे कोई क्लास भी नहीं है, ना ही इसके अंदर कोई स्टेट है, ठीक है। लोग अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करेंगे और अपनी नीड के अकॉर्डिंग लेंगे, अपनी नीड के अकॉर्डिंग लेंगे। समझना दोस्त, मैं यहाँ पे समझाने जो जा रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करना। मान लो कि मैं टीचर हूँ तो मैं पढ़ाऊँगा, कोई दोस्तों घर बनाता है तो वो घर बनाएगा, कोई डॉक्टर है तो लोगों का वो इलाज करेगा, कोई दोस्तों इंजीनियर है तो वो अपना काम करेगा। इस तरीके से जो जिसकी योग्यता वो अपना काम करेगा, लेकिन वो लेगा अपने नीड के ही अकॉर्डिंग। ऐसा कैसे भाई? देखिए, मान लो कि एक मैं हूँ, एक मान लो दोस्तों मेरी बीवी है, और मेरे दोस्तों 2 बच्चे हैं, मेरे हैं 2 बच्चे। तो दोस्त हम टोटल कितने हो गए? मियाँ बीवी और 2 बच्चे, 4 जने हो गए हम। सरकार चाहे मैं कुछ भी काम करूँ, मुझे उसके बदले में इतना ही मिलेगा जितना हम 4 जने मिलकर सर्वाइव कर सकें। अगर दोस्त मेरे को मान लो मैं कोई हाई प्रोफाइल काम करता हूँ, उसको अकॉर्डिंग मुझे ज़्यादा मिल जाएगा, तो मैं फिर से कैपिटल इकट्ठा कर लूँगा, मैं फिर से पूंजीवाद बन जाऊँगा, पूंजीपति आ जाएगा तो शोषण स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए कार्ल मार्क्स कहता है कि योग्यता के अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करो, जो आपके पास क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग काम करो, बट नीड के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। 4 बच्चे, 4 बच्चे के अकॉर्डिंग मुझे मिलेगा भाई, यानी कि 2 बच्चे और 2 जने हम दोनों, बस इसके अकॉर्डिंग मिलेगा हमें। मान लो दोस्तों आप हो जो आप फ़ोन देख के मेरी वीडियो को देख रहे हो, मान लो आप हो और आपकी शादी हो गई, 2 जने आप हो गए। मान लो दोस्तों आपके 8 बच्चे हैं, ठीक है। अब मान लो आपने 8 बच्चे कर लिए हैं और आपको मिलेगा, आप 2 जने हो और आप 8 बच्चे को पालने के लिए आपको मिलेगा 10 के अकॉर्डिंग। आप दोस्तों मान लो चाहे आप मजदूरी करो या लेबर करो या बहुत लोअर प्रोफाइल का भी काम क्यों ना करो, आपको आपके नीड के अकॉर्डिंग मिलेगा। ये है साम्यवादी व्यवस्था, है बिल्कुल इक्वलिटी आ जाएगी। समझ में दोस्तों आया आपको यहाँ पे? अब आप चाहे मजदूरी का भी काम कर रहे हो दोस्तों, आपके चाहे पैसे आपको 10-20 रुपये ही मिलना, आपके काम के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, लेकिन आपकी नीड अगर 10 लोगों की है तो आपको 10 के अकॉर्डिंग मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे यो एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करेंगे और नीड के अकॉर्डिंग मिलेगा। क्लियर है? जिससे कि आपकी ज़रूरत पूरा हो जाए और आप रिसोर्स को इकट्ठा ना करो, ठीक है। आप बोलोगे क्यों? हाँ, अपनी ज़रूरत को थोड़ा कम कर लेंगे और इकट्ठा कर लेंगे। अब भाई 10 जने हैं, मान लो 8 जने हैं, तो भाई खाना तुमको खिलाओगे ही ना, सरकार आपको चुन चुन के उतना ही देगी जितना आप इकट्ठा कर ही नहीं पाओ। बस ये समाजवाद और साम्यवाद, सोशलिज्म और कम्युनिज्म दोस्तों, ये दोनों थ्योरी कार्ल मार्क्स द्वारा दी गई है, जो कि क्लास स्ट्रगल को ख़त्म करने की बात करता है। दोस्त इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्या हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ख़त्म होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम समझते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म दोस्त, जो हमारा थ्योरी आपको मैंने समझाया, ये एक साइंटिफिक
सोशलिज्म की दोस्तों बात करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स को आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा, आदिम युग यानी प्रिमिटिव एज, सब इक्वल रहते थे। जैसे ही दोस्त आपस में जनसंख्या बढ़ी तो संघर्ष स्ट्रगल होना स्टार्ट हुआ, तो अब आ जाता है फिर स्टेट के आने के बाद कुछ लोग रिसोर्सेज इकट्ठा कर लेते हैं, जो रिसोर्स इकट्ठा नहीं कर पाते वो दास बन जाते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज है वो मालिक बन जाते हैं। तो फिर आता है हमारा स्लेवरी एरा, है ना, स्लेव एरा। उसके बाद यही मालिक खेतों में काम करवाने लग जाते हैं इन दासों से, तो अब ये दास किसान बन जाते हैं, अब ये मालिक जमींदार बन जाते हैं। इसके बाद आता है फ्यूडलिज्म, सामंतवादी सिस्टम। सामंतवाद के बाद जब खेती ज़्यादा होती है तो ये व्यापार, ये ट्रेड करने लग जाते हैं जमींदार लोग, फिर ये व्यापारी बन जाते हैं। व्यापारी का जब पैसे का फ्लो होता है, मार्केट में जब पैसा आता है तो ये कैपिटलिज्म बन जाते हैं। कार्ल मार्क्स ने आलोचना करी है कैपिटलिज्म की। कार्ल मार्क्स कहता है कि पूंजीवाद के आ जाने से उन लोगों का जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, जिनके पास संसाधन नहीं है, उन लोगों का शोषण बढ़ता चला गया, और जिनके पास संसाधन है, जो प्रोडक्शन करने के, जो उत्पादन करने के साधनों के मालिक है, इन लोगों ने उनसे काम तो करवाया लेकिन उचित मजदूरी ना देकर उनका शोषण करने लग गए, और तो देखते देखते शोषण बढ़ता चला गया। इसलिए कार्ल मार्क्स कहता है कि इन पूंजीपतियों को ख़त्म करना है, और पूरी दुनिया के लोग मिलके, मजदूर लोग मिलके एक क्रांति करेंगे और इन पूंजीपतियों को ख़त्म करेंगे। यही दोस्त इसकी आलोचना है, ये ध्यान रखना है आप सभी को। पूरा टॉपिक दोस्तों बना के लिख सकते हो आप। ठीक है, जब ये सारा एज, यानी दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, पहले आप ये देखिए, फर्स्ट हमारा एज ये रहा, सेकंड हमारा एज ये रहा, थर्ड ये रहा, और फोर्थ ये रहा। ये एज तो हमारी जो रही है ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की पूरी एज रही है। लेकिन अब जो बताता है समाधान वो होता है क्या, सोशलिज्म। पूंजीवाद के बाद देखो ये चारों एज एग्जिस्ट करते हैं, और ये फोर्थ एज अभी तक चल ही रहा है। ठीक है, अब समाजवाद लाएगा कार्ल मार्क्स, जिसके अंदर सोसाइटी वर्ग विहीन बन जाएगी, क्लासलेस बन जाएगी। ये आपको मैंने बता दिया। अब क्लासलेस बनने के बाद स्टेट को भी ख़त्म करना है, क्योंकि दोस्तों स्टेट आते ही स्ट्रगल स्टार्ट हुए थे, इसलिए स्टेट को ख़त्म करने के बाद सोसाइटी बन जाएगी कम्युनिज्म, क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी। दोस्त ये कम्युनिज्म जो है ये वही कंडीशन होगी जो प्रिमिटिव एज के अंदर थी, सभी इक्वल थे दोस्त। इसको कहा जाता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूटोपियन सोसाइटी। यूटोपियन सोसाइटी एक ऐसा समाज जहाँ पे ना कोई राज्य होगी, ना ही कोई वर्ग, ना ही कोई क्लास होगी दोस्त। इस तरीके से ये पूरे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जब आंसर में लिखोगे आप तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के अंदर ये पूरे पॉइंट को आपको समझाना होगा। मैंने आपको डायग्राम में भी बता दिया है कैसे कैसे क्लास स्ट्रगल हुए, और मैंने आपको इस तरीके से ये भी समझा दिया है आप। अब दोस्तों मार्क्स की एक बुक है द जर्मन आइडियोलॉजी। इसमें दोस्तों कार्ल मार्क्स कहता है कि इतिहास निर्माण के लिए इंसानों का जीवन बहुत ज़रूरी है। इस बुक के अंदर दोस्तों कहता है, इसलिए पूरे इंसान के जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको ये सेंटर में रख के ही अपनी पूरी थ्योरी को दे रहा होता है ये। ठीक है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू मार्क्स क्या कहता है ये कि अभी तक तो विचारकों ने दुनिया की व्याख्या की है, आवश्यकता इसे परिवर्तन करने की है। यानी कि दोस्त अब तक जितने भी थिंकर्स ने एक्सप्लेन किया इन अलग अलग कंडीशन को, अब उनको चेंज करना है। ये दोस्तों किस में कहता है कार्ल मार्क्स, ये अपनी इस वाले बुक के अंदर कहता है दो। ठीक है, थीसिस ऑन फ्री एक्ट, ठीक है, 1845 में दोस्तों आई थी ये। अब अलग अलग थ्योरी दी है इसने कार्ल मार्क्स ने, अब उन थ्योरीज के ऊपर बात करते हैं। अगर इन थ्योरीज पे बात नहीं किया दोस्त तो एक टॉपिक कहीं ना कहीं और अधूरा रह सकता है। चलिए दोस्त, कार्ल मार्क्स ने अपनी ये जो थ्योरी है अलगाववाद की, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ एलियनेशन की, ये अपनी इसने बुक के अंदर दी। इस बुक का नाम क्या था, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844 में दोस्तों ये बुक आई है। इसमें यह कहा इसने कि किस तरीके से पूंजीवाद के अंदर, जब दोस्त आप कैपिटलिज्म की आलोचना कर रहे होगे उसके अंदर आप इस पॉइंट को जरूर डालना। ये बताता है कि किस तरीके से पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म के अंदर एक इंसान से इतना काम करवाया जाता है, इतना काम करवाया जाता है मजदूर के रूप में, कि वो अपने इन चारों तरीकों से अलग हो जाता है, वो कट सा जाता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, उत्पादन से अलगाव। वो जिंदगी में अपने लिए कुछ नहीं कर पाता, ठीक है, बट वो उत्पादन ही करता रह जाता है उन अमीरों और उन पूंजीपति यानी कैपिटलिस्ट लोगों के लिए। सेकंड पॉइंट क्या कहता है ये, प्रकृति से अलगाव। दोस्त नेचर से वो इतना कट जाता है कि उसकी ज़िंदगी पूरी कारखानों और उस फैक्ट्री में ही बीतती है। दोस्त घर को चलाने के लिए सुबह गया काम पे, घर से उस काम पे से आया, रात में सोया, फिर गया, फिर रात में आया, फिर गया, उसकी ज़िंदगी दोस्त इसी में चलती रहती है, और बस खत्म, टाटा बाय बाय दोस्त, पूरी ज़िंदगी इसमें निकल जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, समाज से अलगाव यानी कि एलिएशन फ्रॉम सोसाइटी। समाज से भी वो कट जाता है दोस्त। जब वो बड़ा सा हो जाता है इंसान, तो जब कमाने लगता है पैसा, तो एक जब जिसके अंडर में वो काम कर रहा है दोस्त, वो इससे इतना काम करवाता है कि ना वो पेरेंट्स से अच्छे से टाइम दे पाता है,
ना अपने फ्रेंड्स को अच्छे से टाइम दे पाता है, ना वो गर्लफ्रेंड को टाइम दे पाता है। दोस्त पूरा कटा कटा रहता है। इस तरीके से कार्ल मार्क्स कहता है कि सोसाइटी से अलगाव हो जाता है उसका, पूरा कट जाता है वो, ना स्वयं से अलगाव। एक इंसान अपने ऊपर खुद भी टाइम नहीं दे पाता। तो सात इंसान 20 से 22 साल हो जाता है इंसान का, तो क्या आपने अपने ऊपर खुद 20 मिनट भी दिया है? आप अपने बारे में दोस्त 20 मिनट भी बोल सकते हो खड़े होकर? जरा खुद से सोचो एक बार। दोस्त कार्ल मार्क्स कहता है कि स्वयं से भी दोस्त इंसान अलगाव हो जाता है, सेल्फ एलिनेशन। अपने आप से भी दोस्त इंसान कट जाता है, अपने ऊपर भी दोस्त टाइम नहीं देता है। तो इस चारों तरीके से, इस तरीके से इंसान पूरा एलिनेशन कट जाता है दोस्त, अलग हो जाता है पूंजीवाद के अंदर, कैपिटलिज्म के अंदर। दोस्त नेक्स्ट है आर्थिक नियतिवाद, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। इसमें ये बताते हैं तो किस तरीके से लेबर से इतना काम करवाया जाता है कि इकोनॉमिक जो पूरा होता है तो वो लेबर से चल रही होती है, बट पूरी इकोनॉमी पे कंट्रोल कैपिटलिस्ट पूंजीपति लोगों का होता है। समाज की संरचना का आधार अर्थव्यवस्था को माना है दोस्त इसने, क्योंकि मेन जो है ना इसके सेंटर में कार्ल मार्क्स के, वो दोस्त इकोनॉमी है। धर्म, राज्य, विचारधारा और सरकार, दोस्त ये इस संरचना के पार्ट है। संरचना मतलब इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर क्या क्या आते हैं दोस्त? चाहे धर्म हो या स्टेट हो या कोई आइडियोलॉजी हो या गवर्नमेंट हो, चाहे दुनिया को कुछ भी चीज़ ले लो, वो दोस्तों सब के सब अर्थव्यवस्था के पार्ट है। दोस्त अर्थव्यवस्था ही मेन चीज़ है दुनिया की। तो अर्थव्यवस्था पावरफुल होनी चाहिए और सभी इक्वलिटी के साथ रहनी चाहिए। ये दोस्तों कार्ल मार्क्स कह रहे हैं यहाँ पे। अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है दास कैपिटल, दोस्तों इसकी बुक है जिसके अंदर दोस्त है क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1867 में आई थी दोस्त। इसमें कार्ल मार्क्स ने कहा है कि मार्क्स ने कहा है दोस्तों जो धर्म जो है ना वो अफीम की तरह है। धर्म को इसने अफीम कहा है, ठीक है, ओपियम खाया इसने। मार्क्स ने विचारधारा को एक गलत चेतना बताया है। विचारधारा दोस्त ऐसे हो जिसमें अगर घर कर गई, उसके अंदर घुस गई विचारधारा, तो वो उसी के रंग में रंग जाता है। मार्क्स के अनुसार विचारधारा की आवश्यकता हमेशा शासक वर्ग को होती है, यानी कि जो आइडियोलॉजी है दोस्त वो हमेशा रूलिंग क्लास को होती है, जो रूल करना चाहता है। वो जो दोस्त गरीब किसान है या जो मजदूर है उसको तो 2 वक्त की रोटी से मतलब होती है, लेकिन ये आइडियोलॉजी इस तरीके से बनाते हैं अमीर लोग या पैसे वाले लोग या के रूलिंग क्लास, ताकि उन लोगों पे शासन कर सके। अलग अलग आइडियोलॉजी दो, जैसे कैपिटलिज्म हो गया, स्लेवेज हो गया, दोस्त इधर फ्यूडलिज्म हो गया, सब एक अलग अलग आइडियोलॉजी है जिसके अकॉर्डिंग अलग अलग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर काम कर रहा होता है, ठीक है। ये दोस्तों कार्ल मार्क्स यहाँ पे हमें बताता है, ठीक है। नेक्स्ट है श्रम का मूल्य सिद्धांत, यानी वैल्यू थ्योरी ऑफ लेबर। कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज भी दोस्तों इसको कहा जाता है, कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज। ये दोस्तों आपके सिलेबस के अंदर भी है। इसमें क्या क्या कहता है दोस्त, जब एक इंसान, देखो एक वर्ड यहाँ पे ध्यान रखना, बुर्जुआ वर्ग। बुर्जुआ वर्ग का मतलब क्या होता है? कैपिटलिस्ट, जो पैसे वाले लोग हैं, ठीक है। बुर्जियस कहा जाता है इसको, बुर्जियस, ठीक है, पैसे वाले लोग, कैपिटलिस्ट लोग, पूंजीपति लोग, ये ध्यान रखना दोस्त। जिसको जैसे गरीबों को कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग का है, सर्वहारा प्रोलेटारिएट का है उसको, वैसे दोस्त उसको बुर्जियस का है, बुर्जुआ वर्ग का है, ठीक है। देखिए हिंदी में कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि मान लो दोस्त एक पूरी फैक्ट्री है, इसके अंदर लोग काम करते हैं। अब ये इन लोगों का जो टाइम है काम करने का दोस्त वो है 6 घंटे का, और 6 घंटे के लिए दोस्त इनको मान लो 500 रुपये दिया जा रहा है। अब इनसे दोस्त 6 घंटे ही काम लिया जाना चाहिए, जो थ्योरी हमारी कहती है, बट कार्ल मार्क्स कहता है कि सरप्लस का सिद्धांत देता है वो क्या कहता है कि लेकिन इनसे कभी कभार काम 6 घंटे के बदले 7 घंटे भी लिया जा सकता है, लिया भी जाता है। भाई थोड़ा सा ना यार आज एक्स्ट्रा काम है यार, थोड़ा सा ये काम कर लो यार, निपटा के चले जाना। 8 घंटे भी लिया जा सकता है, थोड़ा सा रुक जाओ यार, बस आज की बात है। ऐसे कर करके दोस्त कंपनी के जो मालिक होते हैं वो अपने लेबर या मजदूर से इस तरीके से काम करवाते हैं, बट 6 घंटे के बाद जो उसने एक्स्ट्रा काम किया है, जो सरप्लस पैसा उसने कमाया है, ये बुर्जुआ वर्ग क्या करते हैं, ये पूंजीपति लोग, ये पैसे वाले लोग, ये अपने जेब में डाल लेते हैं दोस्त, ये हड़प लेते हैं। इस तरीके से इसने क्या किया, मूल्य से पूंजीवाद का विकास हुआ। डेट मीन्स ये कह सकते हो कि इसने सरप्लस सिद्धांत, यानी सरप्लस का सिद्धांत दिया अपना, सरप्लस, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज। क्लियर है, ये चीज़ आपको दोस्तों ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास स्ट्रगल। दोस्त जब एग्जाम में क्लास स्ट्रगल से ऊपर को वर्ग सिद्धांत पे जब क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको कार्ल मार्क्स के बारे में बताना है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के दोस्त पूरे सिद्धांत को डिस्क्राइब करना है। जैसे वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है वो कैसे कैसे आया। देखो वर्ग संघर्ष तभी होता है जब एक तरफ वो हो जो एक्सप्लोटेशन कर रहा है, एक तरफ वो हो जिसका एक्सप्लोटेशन हो रहा है। जैसे इस तरफ है दोस्तों कैपिटलिस्ट लोग, पैसे वाले बिजनेसमैन लोग, इस तरफ है मेरे फार्मर्स लोग, है ना, एंड के हमारे फार्मर्स हो गए, लेबर हो गए, बैकवर्ड क्लास के लोग हो गए, तो ये इनका एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं। तो ये पूरी जो कथा है, ये दोस्त पूरी जो पूरी कहानी है,
ये इस कुछ यूँ चलती है जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया कि जो स्टार्टिंग से ही जो क्लास स्ट्रगल ये चलता रहा है, और इसको समझाने के लिए कार्ल मार्क्स ने एक थ्योरी दी है जिसका नाम है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। अब दोस्त आपको जब आपसे पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि आप वर्ग संघर्ष का सिद्धांत बताओ, तो आपको ये पूरी थ्योरी को समझाना होगा किस तरह का दोस्त पहले इतिहास में स्टार्टिंग में आदिम युग था, उसके बाद स्टेट आया, देन दोस्त स्टेट आने के बाद स्वामी मालिक यानी कि ओनर और स्लेव बट गए, ठीक है, फ्यूडल एंड फार्मर्स में दोस्तों डिवाइड हो गए, आगे चल के और एज का विकास हुआ तो दोस्तों एक तरफ से एब्सोर्वेंट एंड दोस्तों एक्सप्लोटेड क्लासेस हमारी आ गई, आगे चल के क्लासलेस और रूल ऑफ द प्रोटेरियंट ये लाने की बात करता है जिसको हम सोशलिज्म कहते हैं, और उसके बाद ये लाने की बात करता है कम्युनिज्म जिसके अंदर क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी बन जाएगी। दोस्त ये पूरा हमारा आपको डायग्राम बनाना होगा जब क्लासलेस पे यानी कि जब क्लास स्ट्रगल पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे क्लास स्ट्रगल के दोस्तों क्वेश्चन का पूरा यहाँ से आंसर होता है। दास कैपिटल और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुक के अंदर दोस्तों इसने पूरी कहानी अपनी बताई है। ये दोस्तों समझ आ गया आपको। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेट की। देखो स्टेट को ख़त्म करना चाहता है ये सर्वहारा क्रांति के द्वारा, जो प्रोलेटेरिएट है हमारे उन सभी को मिलाकर, सभी मजदूर किसानों को मिलाकर बोलता है ये स्टेट को ख़त्म करो। स्टेट रहेगा तो दोस्त यहाँ पे क्या होगी, एक्सप्लॉयटेशन रहेगा ही। तो दोस्त अगर साम्यवाद की विशेषता पूछा जाए आप सभी से तो यही बताना है यहाँ पे कि यहाँ पे स्टेटलेस सोसाइटी होती है और क्लासलेस सोसाइटी होती है। लोग अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करते हैं और नीड के अकॉर्डिंग लेते हैं, जिससे कि सोसाइटी के अंदर जो इक्वालिटी है वो बनी रहे, वो कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो। दोस्त उसके बाद जब स्टेट ख़त्म हो जाएगी तो सर्वहारा वर्ग अपना शासन खुद करेंगे, अपना शासन खुद ही चलाएंगे। तो इस तरीके से कार्ल मार्क्स एक सपने की दुनिया में ये सारी बातें बता रहा है, क्योंकि 4 तक प्रिमिटिव एज, जो स्लेव एज, फ्यूडल एज, सामंतवादी एज, और उसके बाद दोस्त कैपिटल एज, ये 4 एज तो है एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद सोशलिज्म और कम्युनिज्म, ये जो थ्योरी इसने दी है ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के अंदर जो प्रॉब्लम चलती आ रही है क्लास स्ट्रगल की, उसको ख़त्म करने के लिए दी है, ठीक है, कि इसका सॉल्यूशन बताया है इसने। हाँ जी दोस्तों, मार्क्स के जो आलोचक हैं, हम अब मार्क्स की आलोचना की बात करते हैं। देखो दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने जो भी बातें बताई हैं वो कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता आज, कहीं पे पूरी तरीके से सोशलिज्म नहीं आया। दुनिया में जो सबसे पहले 1917 के अंदर रशियन रेवोल्यूशन के अंदर कार्ल मार्क्स की बातों को इम्प्लीमेंट किया गया और वहाँ पे सभी रिसोर्सेज को स्टेट को दे दिया गया और स्टेट के हाथ में आ गया, जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी आई और वहाँ पर दोस्तों ने कम्युनिज्म के रास्ते पे चलना स्टार्ट किया। और देखते ही देखते दोस्त कई लोगों को भी वहाँ पे मारा गया। आपको पता हो तो लेनिन और स्टोलिन ने क्या किया, तो चीन के अंदर माओ सेतुंग ने क्या किया, तो यही सारी घटनाएं देखी गई। तो सबसे पहले इसका सफल प्रयोग कहाँ पे, दुनिया में दोस्त सबसे पहली एक आइडियोलॉजी आई थी 1917 के अंदर, इसने स्ट्रगल को पैदा कर दिया था, युद्ध को पैदा कर दिया था, है कौन सी, समाजवाद की, जिसको हमने साम्यवादी भी कहा। तो समाजवाद में स्टेट होता है और साम्यवादी में स्टेट नहीं होता है, बस यही 2 डिफरेंस सबको पता होना चाहिए, ठीक है। प्लस बाकी क्लासलेस और क्लासलेस सोसाइटी सोशलिज्म में भी होती है, बट यहाँ पे स्टेट होता है, और कम्युनिज्म के अंदर क्लासलेस भी होती है और स्टेटलेस भी होती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ अलग अलग थिंकर आएंगे, जैसे कि मिखाइल बाकुनिन, इसने दोस्तों अपनी बुक के अंदर बताया है अराजकतावादी, दोस्त इसका बुक का नाम क्या था, स्टेटिज्म एंड अनार्की। 1873 में दोस्तों ये बुक आई थी और इसने कार्ल मार्क्स की आलोचना करी थी। ये कह के कि ये जो बातें बता रहा है ये काल्पनिक है, एक सपने की दुनिया में बातें बता रहा है, तो धरातल पे कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। दोस्त आप खुद सोचो कि दुनिया में जो ये क्लास है, ये जो वर्ग है, ये कभी ख़त्म हो सकती है? ऐसा भी तो है कि कुछ लोग अपनी मेहनत से कमा के आज अमीर बने पड़े हैं, जो गरीब है वो अपनी कर्मों से गरीब है। ऐसा भी दोस्तों ये बात कहता है बाकुनिन, ठीक है। तो गरीब वो अपने रीजन से है, अपनी एबिलिटी को बढ़ाए वो आगे बढ़ सकता है वो, तो ज़रूरी नहीं है तो सभी लोगों को शोषण करके ही संस्थान को इकट्ठा किया है, ये कहता है ये। और इस तरीके से आगे वाले दोस्तों टाइम के अंदर ये बोलते हैं कल्पना है, ये समाजवाद कभी आ नहीं सकता, प्लस स्टेट कभी ख़त्म हो नहीं सकती, बिना स्टेट के हम कल्पना कैसे कर सकते हैं अपने आप को। प्लस ये कहता है कि सर्वहारा वर्ग की शासन होगा, सभी लोग मजदूर मिलकर अपना शासन कैसे कर लेंगे, किस तरह के चला लेंगे। दोस्त शासन चलाने के लिए भी तो एक प्लस शासन का जानकारी होना, रूलिंग पार्टी किस तरीके से रूल को किया जाता है ये होना। प्लस दोस्त सबसे बड़ी बात इसने जब ये कहा कि दुनिया के मजदूर एक होके सभी पूंजीपतियों को ख़त्म कर देंगे, उनको नष्ट करने के बाद सभी रिसोर्सेज को इक्वलिटी में बांट देंगे इक्वल तरीके से, बट है ये पॉसिबल कैसे है यार। इस तरीके से कार्ल मार्क्स की आलोचना की जाती है दोस्त। एडवर्ड बर्नस्टीन के द्वारा भी इसकी आलोचना की गई है कार्ल मार्क्स की। क्लियर है दोस्त। चलिए तो इस तरीके से
वर्स्टिन दोस्तों अपनी बुक के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलिज्म एंड दी टास्क ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, इसके अंदर दोस्त इसने बताया कि किस तरीके से सोशलिज्म आया, इसका विकास हुआ, बट ये अच्छे तरीके से स्टेब्लिश दुनिया में नहीं हो पाया। दुनिया में दोस्तों आज कोई भी कंट्री जो ये कह दे अपने आप को कि मैं पूरा कम्युनिस्ट कंट्री हूँ, जैसे चाइना अपने आप को कम्युनिस्ट कंट्री कहता है दोस्त, वो भी तो आज दुनिया में ट्रेड कर रहा है। वहाँ पे भी दोस्त आज कैपिटलिज्म है, वहाँ पे जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं, पूंजीवाद तो होनी नहीं चाहिए कैपिटलिज्म समाजवाद के अंदर या साम्यवाद के अंदर, तो वहाँ पे तो कैपिटलिज्म है। तो 1978 के अंदर दोस्त जब वहाँ पे ओपन डोर की पॉलिसी आई थी चीन के अंदर, तो वहीं से वो चेंज होने लग गया था। वो समझ गया था माओ सेतुंग के मरने के बाद कि नहीं भाई हमें पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, वरना जैसे यूएसएसआर टूटा 1991 के अंदर, वैसे चीन का हाल हो जाता। वो समझ गया था। तो यूएसएसआर की पॉलिसी सफल नहीं हो पाई, उसकी आइडियोलॉजी फेल हो गई, दुनिया में कैपिटलिज्म जीत गया और कम्युनिज्म हार गया। दोस्तों कार्ल मार्क्स की कुछ रचनाएं हैं। दिस जोन दोस्त यहाँ पे फिर बैक 1845 में आई है। जर्मन आइडियोलॉजी दोस्त कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में आई है। दास कैपिटल जो कि 1867 में, 1885 में और 1894 में। दोस्तों कार्ल मार्क्स का बनने के बाद फ्रेडरिक एंगल्स ने भी इसके अंदर कुछ इस बुक को पूरा करा, ठीक है। दास कैपिटल को बहुत लंबे टाइम से इसको लिखा गया है। एंड दोस्त ये एंड सिविल वॉर इन फ्रांस, ऐसे से कुछ और भी बुक है, जो कुछ बुक के आपको नाम को याद रखना है। दोस्त जैसे ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बस ये दोनों इसके अंदर। बाकी दोस्त इसके अंदर दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से इसकी ये बुक है। इस प्रकार दोस्तों कहा जा सकता है जो सिलेबस के अंदर जो हमारा पार्ट है, काइंड्स ऑफ मटेरियलिज्म दोस्तों हमने ये समझ लिया, कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज हमने समझ लिया, क्रिटिक ऑफ दोस्तों कैपिटलिज्म भी हमने कर दिया, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने कहा है कैपिटलिज्म दोस्त बुरा है, खराब है, इसकी वजह से दुनिया के अंदर दो क्लासेस का जन्म हो गया है, क्लास खत्म करना है तो कैपिटलिज्म को खत्म करना पड़ेगा। तो क्लास स्ट्रगल हमने देख लिया। एंड यूटोपियन सोसाइटी, जो उसका सोशलिज्म है, जो उसका कम्युनिज्म है दोस्त, वही एक तरीके से यूटोपियन सोसाइटी है। यूटोपियन का मतलब क्या होता है? सपनों की दुनिया, सपनों की दुनिया, ऐसी दुनिया दोस्त जो मैं बसाना चाहता हूँ बट वो एग्जिस्ट है करता नहीं है, बट मैं चाहता हूँ ऐसा होना चाहिए, साम्यवाद आना चाहिए, क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी बननी चाहिए, बट है नहीं दोस्त। इस तरीके से कार्ल मार्क्स कहता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी वास्तव में जो ऐतिहासिक रूप से जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के दोस्त रूप में जो उसने डिस्क्राइब किया है, जो उसने मजदूरों की दोस्त दयनीय दशा को बताया है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद वर्क क्लास कैसे बढ़ता चला गया, लोगों को एक्सप्लॉयटेशन के बारे में दोस्तों उसने बताया है, ये दुनिया भर के अंदर दोस्त मजदूरों और किसानों को इसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया, इसलिए गरीबों और मजदूरों का ये मसीहा बन गया। इसके बावजूद दोस्तों इसकी थ्योरी आज पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। अपने आप में इसने जो इतिहास की व्याख्या करी है वर्तमान की समस्याओं को समझने में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार दोस्तों कहा जा सकता है मार्क्स की आलोचना के बावजूद भी इसकी बेशक दोस्तों सोशलिज्म या कम्युनिज्म को टोटली 100% तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका है, लेकिन इसने तो दुनिया भर के नेताओं को प्रभावित है, अफेक्टेड जरूर किया है। चलिए दोस्तों आज हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। दोस्त इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, प्लीज़ इस मेहनत को सफल बनाएं। आज इस वीडियो को सभी जगह शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस टॉपिक इस पूरी स्लाइड्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, प्लस दोस्त जो हमारे नोट्स है वो मार्केट में आ चुके हैं, बहुत ईजी तरीके से दोस्तों लिखे गए हैं। क्वेश्चन आंसर मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी के भी आ गए हैं, पूरे सब्जेक्ट्स के दोस्त आ चुके हैं। सभी क्वेश्चन आंसर हमारे नोट्स में से आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो नोट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्त जाइए, आप नोट्स ले लीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी जल्द लेकर आऊँ। चलिए दोस्तों मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिए दोस्त, शुरू से लेकर इस वीडियो को एंड तक देखना, कार्ल मार्क्स पूरा समझ में आ जाएगा आपको। जय हिंद, जय भारत।